मेहरानगढ़ हादसा हुआ था जब जोधपुर का एक सबसे बुरा दिन है, सबसे बुरा हादसा मैं कह सकते हैं। सकता हूँ कि जिसमें सारे युवा चले गए थे। कई सारे युवाओं की सब मौत हो गई। सब युवा ही उसमें से ज्यादातर युवा ही थे। 224 जो थे जो कैजुअलिटी हुई थी, तो उससे पूरा जोधपुर हिल गया था उस समय। बिल्कुल सर, याद है वो दिन की। पर वो हादसा हुआ उसमें मेरा कोई इतना ज्यादा उसके अंदर रोल नहीं था। पर उसके बाद में हम कई जगह उसकी शोक सभाएं हुई थी। एक शोक सभा में हम यहाँ हिजाइनस के इसके जो राजदादी जी हॉस्पिटल के सीईओ थे महेंद्र जी जाबर, शोक सभा में उनके साथ मिलना हुआ, तो उनके साथ में डिस्कशन होते हुए कोई रिलीफ प्लान के बारे में बातचीत हुई। तो उसका जब रिलीफ प्लान मैंने तैयार किया कि जितने भी ये विक्टिम्स थे उनके परिवार को किस तरह से क्या रिलीफ मिलनी चाहिए, लाभ पहुंचाया जा सकता है उनको। तो नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जोधपुर का एक ऐसा नाम, श्री उमेद राज जी जैन, जिन्होंने प्राइवेट नौकरी से शुरुआत करी, कलेक्ट्रेट में जिन्होंने 20 साल सेवाएं दी, फिर खुद का बिजनेस शुरू किया और बीते कई वर्षों से जो है समाज के कार्यों में लगे हुए हैं। कोरोना में जिन्होंने अहम भूमिका निभाई शहर में, राज्य सरकार से सम्मानित हुए और अन्य कई क्षेत्रों में जिन्होंने काम किया, चाहे वो मेडिकल का हो, मैनेजमेंट डिजास्टर हो, इस तरह के कई क्षेत्रों में उन्होंने काम किया। अनगिनत सम्मान और अवार्ड्स उनके नाम पर हैं। तो चलिए मिलते हैं उनसे। सर, वेलकम टू द प्रतीक शो। थैंक यू प्रतीक शो पे आपने जो आमंत्रित आज किया है मुझे। सर, बहुत लंबी जर्नी रही आपकी अभी तक, और हाल ही में जो है राज्य सरकार ने सम्मानित किया, राज्य स्तर पर सरकार द्वारा आपको इतना बड़ा अवार्ड मिला, बहुत आपके काम की सराहना रही। लेकिन जो है बचपन में जो है आप न्यूज़पेपर डालने जाते थे घर घर साइकिल लेके, तो न्यूज़पेपर से खुद न्यूज़ में आना, छपना और अच्छी काम के लिए सराहना मिलना, कैसे यहाँ तक का ये सफर रहा, कैसे शुरू हुआ? प्रतीक जी, आपने मेरे को पुराने यादें ताजा की है। मेरा बचपन जोधपुर के भीतरी शहर में नौचौकिया गुंदी मोला एक प्राइम लोकेशन है जी, वहाँ बाई बर्थ से हूँ। प्राइमरी एजुकेशन वहीं हुआ और उसके बाद में मिडिल एजुकेशन मेरा सरदार स्कूल में हुआ। आपने जो भी बात की कि अखबार वाली जो है, देखिए पहले क्या था कि हमारे जो एक जो लाइफ स्टाइल थी बहुत ही अभावग्रस्त होती थी और उस जमाने में इतने सोर्सेज नहीं होते थे। तो उस दौरान जो है अपने आप को ऐसा पाया, तो उन परिस्थितियों में जो करना मुनासिब था, आपने ठीक ही कहा कि प्राइमरी एजुकेशन और मिडिल एजुकेशन के बाद में जब मेरा कॉलेज एजुकेशन चालू हुआ जी, तो निश्चित रूप से खर्चे बढ़ ही जाते हैं। बिल्कुल। उसको मीट आउट करने के लिए एक संसाधनों की जो रिक्वायरमेंट रहती है, तो मेरा एक शुरू से एक रहा भी कि यथासंभव अपन खुद कुछ करें। तो सवेरे 5 बजे उठ के जाना होता था हॉकर से अखबार लेके, और एक रूट हुआ करता था उस रूट पे जो है आप जी जाके, तो उस रूट पे घर और दुकानें और सब होती थी, उसमें डालते डालते रेलवे स्टेशन से पूरा चौपासी रोड होता हुआ और वो सब 8 बजे तक सारा कुछ हो जाता था। फिर घर आके तैयार होके और टिफिन लेके मैं जालूरी गेट पे एक दीपक मेडिकल हॉल हुआ करता था, मेडिकल की दुकान, अच्छा, वहाँ जॉब भी करता था। बाद में मैं दिन भर वहाँ जॉब करने के बाद में 5 बजे मैं वहाँ फ्री होके शाम को 5 बजे फर्स्ट ईयर में मैं यूनिवर्सिटी इवनिंग इंस्टीट्यूट हुआ करती थी, जोधपुर यूनिवर्सिटी के नाम, वहाँ मेरा फर्स्ट ईयर का वो
एडमिशन हो गया। एडमिशन हुआ था, वो चल रहा था। तो वो खैर दौर अपने आप में एक अलग था। 30 रुपये मुझे अखबार से मिल जाते थे, 60 रुपये मुझे दीपक मेडिकल से मिल जाते थे, और 90 रुपये में उस समय मैं एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स और वो सब तो चीज़ें। ये जो अपने अमाउंट बताया 30 रुपये और 60 रुपये महीने का मिलता था, महीने का तो करीब करीब जो है 1 रुपये रोज का अखबार का मिलता था। हाँ, 1.5 रुपये जो भी हुआ, 1 रुपये अखबार का और मिला के और 90 रुपये होते थे। तो ठीक है, वो एक अलग दौर था, आवश्यकता भी सीमित थी, दूसरे खर्चे नहीं हुआ करते थे उस जमाने में। तो लाइफस्टाइल लोगों की सादा। पर एक बात बता दूं प्रतीक जी, उस समय में जो ये दौर था, अभावग्रस्त जरूर हो सकता है, लेकिन खुशियां अपार थी। बिल्कुल सर। छोटी छोटी चीजों में हम खुशियां निकाल लेते थे, ढूंढ लेते थे, और एक वो आनंद जो आज कहीं ना कहीं जॉइंट फैमिलीज में साथ रहते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं ननिहाल में ज्यादा रहा। अच्छा। और वहाँ ही मेरी परवरिश हुई, और एजुकेशन वगैरह सारा सब कुछ। तो वो सब चीज़ें अपने आप को इंडिपेंडेंट बनने के लिए ये सब, और ये ग्रूमिंग हुई एक तरह से। हाँ, आमतौर पर जो है जब छुट्टियां होती थी तब लोग ननिहाल जाते थे, बड़ा एक वो क्रेज रहता था कि नानी के घर जाएंगे। लेकिन आप तो पले बड़े ननिहाल में ही। जी जी। तो बड़ा आपने फिर वो मुझे और उससे पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। और मैं इतना ही कहूँगा कि उस समय हाँ। भी हम लोग ये सोचते थे हाँ। तो फेस्टिवल सीजन कुछ भी होता था तो उस फेस्टिवल सीजन में हाँ। हम गर्मी की छुट्टियों में या पार्ट टाइम के हिसाब से वो छोटा मोटा प्राइवेट जॉब भी अखबार से पहले के दौर में रहा था। पर वो एक मजा आता था उसमें, और कुछ करने का एक मादा होता था, कुछ सीखने का होता था, और कुछ रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाती थी। तो इस तरह से जो है उस अभावग्रस्त साधन में, मतलब साधन नहीं होते थे, सीमित होते थे, तब काम करके और ये सब होता था जी। लेकिन उस टाइम पे तो ज़्यादा कुछ नौकरी का और कुछ रहता नहीं था कि सरकारी नौकरी हो। लेकिन आप जो है सरकारी नौकरी में चले गए, ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है मारवाड़ी लोग जो हैं, और ख़ास तौर से जो बढ़िया फैमिली आती है, तो वो हमेशा से बिजनेस कम्युनिटी से आए, मतलब उनका यही रहा कि बिजनेस करना है। तो बिल्कुल। फिर आप नौकरी में चले गए, ये कैसे हो? ये भी एक इत्तेफाक था कि मेरा एक सीए करने का एक ख्वाब, क्योंकि जोधपुर में सीए की खान हुआ करती थी। हाँ। उस समय भी सीए बहुत होते थे। तो मेरा एक था कि सीए का कुछ देखेंगे, बट परिस्थितियों ने वो अलाउ नहीं किया। और जब मैं फर्स्ट ईयर में था, 18 साल मेरी एज हुई, और उस समय लोकसभा के चुनाव थे। हमारे दूर के रिश्तेदार थे, उनकी प्रयासों से चुनाव में हमारे को 4 महीने के लिए सरकारी नौकरी मिल गई। चुनाव की वजह से तो इलेक्शन डिपार्टमेंट कलेक्ट्रेट के अंदर में होता है जी। तो कलेक्ट्रेट में हमें 4 महीने की लिए अपॉइंटमेंट मिल गया। तो वो एक उत्साह उस समय जो था कि जहाँ 90 रुपए से सीधा आप एक बहुत बड़े अमाउंट में कन्वर्ट हो जाते हो। तो पहली जो सैलरी मिली थी वो कितनी थी? मतलब क्योंकि जब उस दौर में उस जमाने में आप समझो कि क्योंकि पे स्केल्स बहुत कम थी, 355 रुपए 400 रुपए के आसपास सारा मामला था महीने का। ये कौन से साल की बात होगी? ये 1979 की बात कर रहा हूँ मैं। 79? हाँ। और उस समय मैं फर्स्ट ईयर क्लियर की थी। अच्छा। और जॉब लग गई। और सरकारी जॉब लगने का एक अलग ही, और उस जमाने में ये था कि गवर्नमेंट जॉब अगर किसी के पास है तो उसको एक बहुत सिक्योर्ड माना जाता था उस टाइम, क्योंकि जोधपुर में बिजनेस के एस्पेक्ट्स इतने थे नहीं, इंडस्ट्रीज इतनी थी नहीं, तो सारे जॉब्स का ही वो रहता था। तो जब ये जॉब लग गई 4 महीने के लिए, तो ये तो चलो 4 महीने तो अपने पास में बहुत अच्छा खासा है, और अपन एक बहुत, तो हमने 4 महीने जम के वहाँ पूरी मेहनत और शिद्दत से काम किया। इत्तेफाक ऐसा रहा, हमारे भी संयोग थे कि कलेक्ट्रेट में 3 वैकेंसी थी। अच्छा। उसके लिए इंटरव्यू कॉल हुए थे। तो हमने 4 मंथ 4 महीने कंप्लीट होने से पहले हमने 4 मंथ एक्सपीरियंस देके और एप्लीकेशन दे दी कलेक्टर साहब को। और हमारा चूंकि काम बहुत सेटिस्फैक्ट्री था और बहुत लगन से कर रहे थे, तो हम लोग उसमें 3 लोग थे
जिनका 7 अपॉइंटमेंट हुआ था, तो हमको उसमें रेगुलर कर दिया। जब रेगुलर कर दिया तो समझो कि हमने तो गढ़ जीत लिया कि एक सरकारी नौकरी अपने को परमानेंट हो गई। तो अब तो जो उसकी है खुशी अलग ही थी। पर उसमें एक प्रोविजन होता था कि आपको आरपीएससी क्लियर, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से एग्जाम क्लियर करना होता था। वो भी हमने बाद में क्लियर कर लिया और उससे मेरे को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलॉट हुआ था। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हमने जाके यही काम ना ऑप्शन दे दिया और यहाँ कलेक्ट्रेट में हमने जॉब कर ली। पर एक वाकया मुझे आज भी याद आता है कई बार, और कई बार उस रोमांच भी होता है काफी, कि जब हमको रेगुलर किया गया था तो एक सी पोस्ट जो थी बाहर फलोदी में, दूसरे शहर में, जी फलोदी में, गांव तो में। ये हमारा उपखंड सेक्टर होता था कलेक्टर के अंडर में। तो वहाँ मेरे को ट्रांसफर कर दिया। कभी 3 लोगों में से एक को बाहर जाना पड़ेगा, और चूंकि अपनी कोई अप्रोच थी नहीं, तो अब नौकरी थी तो जाना ही था। बिल्कुल। और वो दौर जो था कि, और उसमें ये रामदेवरा का जो मेला चलता है, वो समय था। तो हम लोग जब साधन ज्यादा नहीं थे, साधन थे नहीं कुछ ज्यादा। आपको बताऊं, उस समय स्टीम इंजन चलते थे। अच्छा। आपके इंजन, बिल्कुल, कोयले और पानी से जो चलता था, और हम उसमें सफर करते थे। सैटरडे को आते थे, संडे को यहाँ रुक के वापस जाते थे मंडे मॉर्निंग। तो इस मेले के दौरान में इतनी भीड़ होती थी कि हमें तो कई स्टाफ था उस समय। इंदिरा कैनाल जो आज उसका राजस्थान कैनाल नाम था, राजस्थान कैनाल के स्टाफ, बैंक के स्टाफ और काफी लोग आते जाते थे ट्रेन से। तो उस दौर में हमने छत पे जो है, ट्रेन की छत पे वहाँ ट्रेवलिंग की थी, क्योंकि नीचे तो हम जगह नहीं होती थी, पूरा पैक्ड होती थी, एक ही ट्रेन चलती थी। तो वो दौर आज मैं सोचता हूँ कि वो कितना गलत था, कितना सही था। बट हमने वो जो आज वो देख के रोमांचित होते हैं यार, सोच के ही यार हमने ट्रेन की छत पे, फिर कोयला कहीं से वो गिर जाता था आंख में बाप के इंजन में से। तो वो एक दौर बहुत जबरदस्त था, उसको भी हमने एंजॉय किया। हाँ, पर 3-4 महीने शायद मैं वहाँ मुश्किल रहा। फिर चूंकि मेरा काम अच्छा था और यहाँ पे भी फिर रिक्वायरमेंट हुई, तो मेरा ट्रांसफर वापस जोधपुर हो गया। और जोधपुर ट्रांसफर होने के बाद में 80 की बात है ये, और फिर मैं कभी मेरे को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अच्छे वर्कर्स की हर डिपार्टमेंट में अच्छी जरूरत होती है। फिर मैंने 20 साल यहीं पे, और मैक्सिमम पीरियड मेरा चुनावी दौर ही रहा, सारे चुनाव, क्योंकि चुनाव की वजह से ही जो है नौकरी लगी थी। तो जितने भी इलेक्शन थे, चाहे नगर परिषद के हों, पार्षद के हों, एमएलए के हों, एमपी के हों, पंचायत के हों, तो वो उसमें, और आपके ये जो वोटर आईडी कार्ड, ये मेरे उस समय में पूरी प्लानिंग बनी थी। और जब बनने के समय पूरा काम मैं देख रहा था, तो कई डिफिकल्टीज आई थी। उसको हमने एक वक्रांगी सॉफ्टवेयर को उस समय दिया था कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ने। तो कई उसमें हमने हमारे सजेशन भेजे थे, इसको इस तरह से किया जाए, वो किया जाए, और वो अच्छा हुआ। और उस समय से हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी थी वोटर आईडी पे, क्योंकि उस समय इतने सॉफ्टवेयर नहीं थी, टेक्निक नहीं थी, नाम किसी का, फोटो किसी का, ये वो कई ऐसी चीजें हुई थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी। हम एक उसको जाके और 100-125 का स्टाफ बिठा के चेक करवाना एक कार्ड का, और फिर उसको लेमिनेट करवा के डिलीट करवाना, वहां से डिलीवरी आती, चेक करना, मतलब जयपुर से होता था सारा काम। अच्छा। वक्रांगी सॉफ्टवेयर पर तो आप जो है शहर में भी वापस जब आप आ गए, लेकिन आपने कहा आप 4 महीने गांव में भी रहे, वो सफर कैसा था 4 महीने गांव का? क्योंकि शहरों में जब इतने साधन नहीं थे, तो गांव में तो कुछ होने संभव ही नहीं था। हाँ, नहीं, खैर गांव में कोई साधन नहीं थे, और मैंने आपको बताया ना कि वहाँ ट्रेन ही एक ही चलती थी, जो रामदेवरा होते हुए जैसलमेर और जोधपुर के बीच चलती थी। वो एक ट्रेन में आना जाना होता था, पर सप्ताह में 1 दिन आते थे, इसलिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं लगा। 3-4 महीने बताया जो रामदेवरा का मेला चलता था, उस वक्त तो जातरुओं की भीड़ बहुत ज्यादा भी होती थी। बिल्कुल होती थी। तो जो है गर्मी का सीजन होता था पूरा, बिल्कुल, तो कई बारिश के दिन होते थे,
तो वो सब चीजें तो अच्छा, करनी पड़ती थी, पर उसको भी एंटरटेन किया हमने। बिल्कुल। तो 20 साल करीब आपने नौकरी करी कलेक्ट्रेट में, बहुत बहुत एक लंबा सफर रहा। लेकिन कई बार ऐसा या अक्सर देखा गया है कि सरकारी दफ्तरों में काम करवाना बड़ा टेढ़ा काम है और लोगों को बड़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं, कई सारी चीज़ें कि यार ये है ऐसा। क्या क्या कारण है जो लोगों के काम आसानी से नहीं हो पाते थे? ये उस समय के दौर में हालांकि इतनी ज्यादा दिक्कतें उस समय इन सब चीजों की नहीं थी, क्योंकि पहले हम लोग, जैसे कि मैं मेरी अगर बात करूं, तो हर एक, क्यों पब्लिक डीलिंग का काम था सारा, तो हम तो किसी का काम हो जाता उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होती थी, किसी का काम करके खुश होते थे। लेकिन कुछ चीजें उस समय भी थी, पर एक लिमिटेशंस था, उसमें भी बहुत ज्यादा कुछ वो लोग नहीं कर पाते थे, और एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक पूरा टेरर रहता था कि भाई अगर हमारी कंप्लेंट हो गई तो हमारे खिलाफ एक्शन हो जाएगा या हमें बार पोस्टिंग दे देंगे। पर अब जो समय बदलाव जो देख रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी से लेके और नीचे लेवल तक भय जो रहता है, खत्म सा हो गया है। अच्छा, और यही कारण है कि हर जगह कुछ मनमानियां हो जाती हैं, काम में डिले होता है, काम कर नहीं पाते हैं, हो नहीं पाता है, अपेक्षाएं बढ़ जाती है, और उन अपेक्षाओं को पूरा करो तो आपका काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। पर अब ये एक सिस्टम है, और उस सिस्टम में हर आदमी सोचता है मैं ज्यादा देर लगेगी या मैं पेनलाइज होऊंगा, इससे अच्छा मेरा काम फटाफट कैसे हो जाए उसका। तो वो अलग अलग एक रास्ते ढूंढते थे यार, जिसको काम करना है वो भी ये सोचता था और जिसको करवाना है वो भी शायद कहीं ना कहीं इस तरह से ही विचार रखता था। लेकिन 20 साल आपने काम किया और 18 की उम्र में जो है आप नौकरी पे लग गए। आज के इस दौर में देखा जाए तो लोग 35 से 38 साल की, 40 साल की उम्र में जो है नौकरी पे लगते हैं, काम करना शुरू करते हैं। लेकिन आपने जो है 20 साल काम करके 38 की एज में जो है काम, आप नौकरी से जो है वीआरएस लेके फ्री हो गए थे। क्या कारण था इसका? कि देखिए अभी आपने कहा ना, आपका बनिया जो है फैमिली से आते हैं और मारवाड़ी लोग मारवाड़ी तो लोग जो बिजनेस है, करते हैं। तो खैर ये ऐसा है कि 79 में जब मैं 18 साल का था तब जॉब लग गई थी। 86 में मेरी मैरिज हो गई, 87 में बच्चा हो गया। पर मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था कि नौकरी, क्योंकि सीए को मैंने ड्रॉप किया, नौकरी मेरी उस समय आवश्यकता थी, लेकिन उससे आगे एक दिमाग में था कि यार मुझे कुछ करना है और कुछ और अच्छा करना है। तो ये समय देखते देखते निकल गया, और उस समय 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस कंपलसरी थी, मिनिमम 20 साल की जॉब जरूरी था। तो 99 तक मुझे इंतजार करना पड़ा, और 20 साल कंप्लीट होते ही मैंने 99 में वीआरएस ले लिया। 99 में वीआरएस लिया, उसमें मेरी उम्र 38 साल थी। और आपने ठीक कहा कि लोग जिस समय तक लोग नौकरी में जाते हैं उस समय आप तो रिटायर होके घर आ गए। तो मैंने सर्विस के साथ में बिजनेस में दिमाग को लगाए रखा था। 5 बजे के बाद ऑफिस से आने के बाद में मेरा लिक्विड डिटर्जेंट का भी मैंने छोटा मोटा बिजनेस चालू किया था, साइड बिजनेस। तो मैं उसको मैन्युफैक्चरिंग में खुद करता था, और सप्लाई भी मैं साइकिल पे उस जमाने में साइकिल भी मैंने लोन से ली थी। अच्छा। उस जमाने में साइकिल लोन से 290 रुपए हुआ करते थे साइकिल की कीमत। अच्छा। तो वो लोन पे ली, और उस पे जितने भी होटल्स और सिनेमा हॉल्स थे वहाँ मैं ये 5 लीटर का कैन लिक्विड का सप्लाई करते थे। तो वो एक बिजनेस टेंडेंसी दिमाग में, बिजनेस तो अपग्रेड हो गई थी कि भाई कुछ और कर सकते हैं। वो करते करते धीरे धीरे और कोई सोर्स निकलते गए। छोटा मोटा बिजनेस बेडशीट का चालू किया,
बिल्कुल। बेडशीट का काम करते करते हमारे एक ब्रदर इन लॉ हैं, चेन्नई रहते हैं, उन्होंने जोधपुर में ग्रासिम का शोरूम ओपन करना था। तो मैं साथ में इनबिल्ट होके, और ग्रासिम का शोरूम राजस्थान का नंबर 1 प्रेस्टीजियस शोरूम था, वो हमने ग्रासिम का चालू किया। 7-8 साल चला है। और 19 तब मुझे लगा कि अब मुझे राइट ट्रैक है, कि मेरा 20 साल भी कंप्लीट होने वाला है और बिजनेस भी एस्टेब्लिश है। तो फिर मैंने 99 में वीआरएस ले लिया। तो 20 साल की जो आपने नौकरी करी, 20 साल की नौकरी से आपने क्या सीखा, क्या सिखाया उस नौकरी देखिए, ये मेरी एक बहुत बड़ी जीवन का पहलू है कि मैंने बचपन से लेके प्राइवेट जॉब में जो कुछ सीखा, जो अखबार की दुनिया या प्राइवेट जॉब में मेडिकल स्टोर का काम, और उसके बाद में ये बिजनेस एस्पेक्ट्स में जॉब के साथ में, उसके बाद में शोरूम कल्चर, तो ये एक अब बहुत लंबा गैप है इसके अंदर। छोटी दुकान पे आप सीजनल बिजनेस में जाके गर्मी की छुट्टियों में वो समय बिताना, एक वो स्टेटस, और एक सीधा आप टॉप राजस्थान का टॉप लेवल का प्रेस्टीजियस शोरूम को रन करने का एक्सपीरियंस। तो ये ईश्वर ने मुझे एक बहुत बड़ी चीज ये दी, और एक मेहनत, जो एक मेरा मिशन था कि मुझे कुछ बनना है या मुझे कुछ करना है जीवन में, वो एक मुझे सदा इंस्पायर करता रहता था कि मुझे मेरा ट्रैक कुछ और है, और मैंने वो किया। और फिर मैंने वीआरएस लेकर टोटल बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया। उसके बाद मैंने मेरा ओन पीटर इंग्लैंड का एक्सक्लूसिव शोरूम किया, पीटर इंग्लैंड का एक्सक्लूसिव शोरूम एक करके दूसरा और किया। तो इस तरह से एक गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस, प्राइवेट सेक्टर्स, ये सारे एक्सपीरियंस एक से एक चलते गए और आगे बढ़ते चले गए। इन सब में डिफरेंस है, क्योंकि आपने गवर्नमेंट जॉब भी करी, प्राइवेट जॉब भी करी, और आपने बिजनेस भी किया। क्या डिफरेंस है तीनों में अगर देखा जाए मेजरली, आपके हिसाब से क्या डिफरेंस है, और आपने क्या सीखा कि मैंने गवर्नमेंट जॉब से ये सीखा? मैं एक बात दर्शकों को भी कहूँगा, काम कोई छोटा नहीं होता। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरी जो आवश्यकता थी जिस समय, अगर मुझे 20 रुपए 30 रुपए में भी कहीं काम मिल रहा था, मेरे लिए बहुत बड़ा काम था। उस टाइम के हिसाब, जरूरत के हिसाब, मेरी आवश्यकता, मेरे संसाधन के हिसाब से मुझे, मेरे लिए वो बहुत अच्छा काम था, बड़ा काम था। जब मैं गवर्नमेंट जॉब में आया, उस समय लगा कि नहीं, मुझे मेरी जितनी वो 3D जो होता है ना, कि डिटर्मिनेशन और आपका डाइवर्सन, डेडिकेशन, डिवोशन, सब चीजें आपको डालनी होती हैं। तब आप गवर्नमेंट जॉब में कहीं अपना एक वजूद बना पाते हो। आईएएस ऑफिसर्स, आरएस ऑफिसर के साथ में काम करना, उनकी बातों को समझना, वो चाहते हैं वैसा काम करके देना, तो ये भी एक अपने आप में बड़ा, कि वो सेटिस्फाई हो, पब्लिक डीलिंग में पब्लिक सेटिस्फाइड हो, और आपको भी अपना संतुष्टि मिले कि हाँ मैं ठीक कर रहा हूँ। उसके बाद में बिजनेस एस्पेक्ट से मैंने साइड बिजनेस किया, उसकी अपनी अहमियत थी। उस समय के हिसाब से मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता था कि जहाँ मैं अगर एक कैन के पीछे उस समय अगर 5 रुपए कमाता था या 10 रुपए कमाता था, तो वो मेरा अपना मेहनत का था। और जॉब के बाद का समय को स्पेयर करने के बाद में इधर उधर अपन स्पेंड नहीं किया समय को, उसमें लगा। वो करने के बाद में फिर धीरे धीरे बिजनेस का एक ट्रैक मिला। मैंने बेडशीट का काम किया, बेडशीट का काम का होलसेल काम मैंने, जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं थी, बट ईश्वर ने वो भी मुझे मौका दिया, तो उसमें भी मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला कि क्या प्रिंटिंग होती है, क्या मटेरियल होता है, कौन सी डिजाइन और मार्केट के हिसाब से नीड है, कौन से प्रिंट होते हैं। तो वो सब चीज़ें उस समय मैंने अर्न की। और उसके बाद में सीधा आप एक बड़े शोरूम को बनाना, शोरूम में सारा आपको मेंटेन करना, और सारे बिजनेस के एस्पेक्ट्स उसमें डालना,
जबकि मैं बिल्कुल इस एंड का नहीं था। पर चूंकि आपका डिवोशन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन 3D में हमेशा आपको बोलता हूँ, ये अगर आपका होता है तो मुझे उसमें भी बहुत दिक्कत नहीं, और मैंने बहुत अच्छे तरीके से किया। जॉब किया मैंने, डंके की चोट किया। गवर्नमेंट सर्विस की मैंने, डंके की चोट की। बिजनेस किया मैंने, पूरी मेहनत और शिद्दत से किया। तो ये सफर आगे से आगे सीखते सीखते ही इस दौर से आते हैं। तो काम अपनी अपनी जगह पे सब इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। तो कई सारी चीज़ें करने के बाद बहुत सारी चीज़ें सीखी भी है सर। 20 साल सरकारी नौकरी करी आपने, फिर आपने VRS लेके बिजनेस किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आप फिर उसके बावजूद भी जो है सरकारी कामों से और स्कीम से जुड़े रहे। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो आज भी लोगों को उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। क्या है राइट टू इन्फॉर्मेशन और किस तरह से आपने उसके ऊपर काम किया, लोगों को जागरूक किया? जी देखिए, ये RTI अपने आप में एक बहुत बड़ा एक हथियार गवर्नमेंट ने उस समय दिया था। हम बात करें 2000 की, सन 2000 में 99 में मैंने VRS लिया। 2000 में सूचना का अधिकार राजस्थान में लागू हुआ। ये बहुत बड़ी बात है कि तो ये पूरे हिंदुस्तान में तो 2005 में लागू हुआ था, पूरे हिंदुस्तान में। हाँ, RTI एक्ट जो आया था, लेकिन राजस्थान, तमिलनाडु और एक दो स्टेट में पहले से ही लागू हो गया था। तो 2000 में जब ये RTI का मतलब सूचना का अधिकार, ये एक ऐसी गवर्नमेंट ने आपको राइट दिया आम आदमी को कि आप कोई भी सरकारी काम, योजना या रिकॉर्ड, जो भी आप जिसके बारे में जानकारी चाहते हैं, आपको उसका अधिकार है। बिल्कुल। आप कोई भी चीज के बारे में, आपके कोई फाइल के बारे में, कोई डॉक्यूमेंट के बारे में, कोई प्रक्रिया के बारे में, इवन दो अगर सड़क बन रही है और सड़क पे आप उसके जो काम और मटेरियल काम में ले जा रहा है, उसके नमूने के बारे में, उसके मटेरियल के बारे में आप सब कुछ जान सकते। इतना अधिकार जब सरकार ने दिया था, लेकिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। तो मुझे लगा कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मेरी एक मानसिकता रही, क्योंकि मैं 20 साल लोगों में बीच में रहा, पब्लिक के काम करने में रहा, तो मुझे ऐसा मेरे एक फीलिंग थी कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनके काम के बारे में बताएं, कैसे हो सकता है उसके बारे में बताएं। ऐसी कई सामाजिक योजनाएं होती थी। कोई भी चीज़ आपका, कोई गवर्नमेंट से कोई काम करवाना, अभी आपने कहा पहले काम में क्या दिक्कत आती थी, अब यूँ होता है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन में आपका वो सारा हक थे कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, राशन कार्ड बनवाना है, या और कोई SC/ST सर्टिफिकेट बनाना, बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाना, तो उसकी क्या प्रक्रिया है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, कैसे अप्लाई किया जाता है, क्या इसकी गवर्नमेंट फीस है, कितने दिन में बन के तैयार होता है, कितने दिन में डिलीवर होता है, वो अधिकार के रूप में सारी चीजें। तो मैंने देखा कि इससे अच्छा लोगों को जागरूक करने का कोई तरीका नहीं हो सकता कि इन अधिकारों, ये अधिकार चूंकि सरकार के कर्मचारियों के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव देते थे। तो इन गवर्नमेंट ने उस समय, जब मैंने 2000 में एक किताब निकाली थी, सूचना का अधिकार एक महत्वपूर्ण उपलब्धि, उसमें मैंने ऐसे सिटीजन चार्टर इश्यू किए थे हर डिपार्टमेंट में। मतलब जितने भी पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट है, उनको अपना सिटीजन चार्टर, मतलब नागरिक अधिकार पत्र जारी करने होते थे। अच्छा। तो उन्होंने क्या, कागजों में बना के और कागजों में बता के दफन कर दिया उसको, वो पब्लिक तक पहुंचे ही नहीं। तो मैंने उस मिशन को लिया हाथ में और उन डिपार्टमेंट्स में जा के और बड़ी मुश्किल से उन नागरिक अधिकार पत्रों को निकलवा के, और उसके बाद में उसका संकलन किया और सूचना का अधिकार एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बुक में इन सबको पब्लिश किया। और उसमें मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी से उसका विमोचन कराया किताब का। तब वो इतने खुश हुए कि इस तरह की आपने जो ये काम किया है, ये बहुत बड़ा काम है। और मैंने कहा साहब, सरकारी डिपार्टमेंट में ये दफन हो गए थे नागरिक अधिकार पत्र, इनको मैंने किस तरह से निकलाया, कितनी तकलीफ आई है। तो उनका, इस काम के लिए आप मुझसे कभी भी आके, हमने 35 डिपार्टमेंट के जारी कर दिए हैं, आपने तो इतने ही लिए। मैंने कहा ये भी बड़ी मुश्किल से निकलवाए मैंने। तो उस समय उन्होंने कहा था कि नहीं, आप कभी भी इस बारे में आप मुझसे डायरेक्ट आप मिलें। तो वो एक मिशन चला।
फिर मैंने राजस्व विभाग का सूचना का अधिकार पत्र का पोस्टर बनवाया। पोस्टर बना के उसकी फ्रेमिंग करवा के जितने भी पंचायत हेडक्वार्टर हैं, जितने भी पटवार हेडक्वार्टर हैं, जितने भी तहसील हेडक्वार्टर हैं, एसडीएम हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, उन सब पे वो डिस्प्ले किया। राजस्व विभाग का नागरिक अधिकार पत्र वो इतना अच्छे से डिफाइन किया हुआ था कि आपको अगर कोई रिकॉर्ड, एक किसान पढ़ा लिखा नहीं होता, उसको नहीं मालूम होता है, पटवारी उसको मार चक्कर खिलाता है और पैसे वो बटोरता है, उसमें साहब हमने सारी चीज बताई। आपको कौन से रिकॉर्ड की नकल चाहिए आप देख सकते हो, पेंसिल से नोट कर सकते हो, सर्टिफाइड चाहिए तो आप प्राप्त कर सकते हो, किस तरह से आपका पैमाइश होनी है, किस तरह से ये होना है, सारे उसमें अधिकार कृषकों के थे, जानकारियां जो थी। हाँ, तो जब कृषकों के लिए, किसानों के लिए जानकारी थी, वो हमने गांव गांव वो मैंने करके उस समय लगवाया था। तो राजस्व मंडल अजमेर को जब पता लगा तो उन्होंने भी मुझसे संपर्क करके वो पोस्टर वहाँ मंगवाए थे। तो उस फील्ड में भी मैंने काफ़ी काम करके, और फिर आरटीआई ट्रेनर के रूप में मुझे हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशासन केंद्र में कॉल करके मुझे ट्रेनिंग भी दी थी। तो आरटीआई के बारे में ट्रेनर के रूप में भी मैंने काम किया था, और कई डिपार्टमेंट्स में लोगों को तकलीफ आती थी तो वो बताया करते थे, उसके समाधान करते थे जी। फिर मेरा इसी से लिंक्ड एक जानिए अपना अधिकार इस नाम का एक कॉलम मेरा भास्कर में उस समय चालू हुआ था। तो वो जो अधिकार, सूचना के अधिकार को मैं काम कर रहा था लेके, एक एक डिपार्टमेंट के चार्टर को लेके, क्योंकि अखबार में आपके कॉलम्स के थ्रू लोगों तक जानकारी पहुंच रही थी अलग अलग डिपार्टमेंट को लेकर। बिल्कुल साहब, मुझे ये काम करवाना है तो इसका क्या तरीका है, कैसे होता है, कितनी सरकारी फीस होती है, कितना टाइम में बनता है, कितना टाइम में मिलता है, तो मुझे क्या करना है, कहाँ कौन से डिपार्टमेंट जाना है, नई काम होता है तो क्या करना है, वो सारे उस अधिकार के कॉलम में, जाने अपने अधिकार के कॉलम में मेरा वीकली कॉलम चलता था, जो कई लंबे अरसे तक चला था दैनिक भास्कर। तो लोग आपसे फिर डायरेक्ट जुड़ते थे उसके थ्रू भी? बिल्कुल, हमने आपका कॉलम देखा और जी बिल्कुल मेरे से जुड़ते थे। भास्कर में डायरेक्ट फोन आते थे कि आपने बहुत अच्छा हमारे लिए, पब्लिक के अवेयरनेस के लिए, और ये बहुत अच्छा किया। आरटीआई आने के बाद किस तरह से वो लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, मतलब उसका यूज हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जितना देख पाता हूँ, मेरा जो नॉलेज है उस हिसाब से कि लोग आज भी बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है आरटीआई के बारे में। तो उस समय आप कह रहे हो सन 2000 में, यानी करीब करीब 24 साल पहले जो है ये अधिकार आया था, ये कानून बना था। ये शुरुआती दौर में तो काफी अच्छे से उसने किया था। फिर ये धीरे धीरे इसका कुछ मिसयूज भी होने लगा। अच्छा। मिसयूज ये होने लगा कि कुछ लोग आरटीआई का टेरर बता के और अलग तरीके से काम चालू कर दिया था। कुछ सरकारी जो उदासीनता रही, डिपार्टमेंट की उदासीनता रही, तो सब मिला के जो इसके इम्पैक्ट आने चाहिए थे वैसा नहीं आ पाया। जो इसका ऑब्जेक्ट था वो अभी तक इतना नहीं आ पाया। जो लोग जानते हैं इसके बारे में, यूटिलाइज करते हैं इसके बारे में, और काम होता है। अगर आज आप किसी डिपार्टमेंट से ये सवाल करते हो कि मुझे आपके इस डिपार्टमेंट के इस काम के बारे में ये जानकारी चाहिए और इतने सालों की चाहिए, तो वो आपको दी जाती है। हर डिपार्टमेंट के बारे आप नोट करना, सूचना अधिकारी, अपील अधिकारी, ये सारे नाम उस डिपार्टमेंट के लिखे होते हैं डिपार्टमेंट के बाहर नोटिस बोर्ड पे। तो आपको 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर या वो जमा साथ लगा के और आवेदन देना होता है, और उसका आपको 30 दिन में रिप्लाई मिल जाता है। तो ये जो आरटीआई जो अधिकार था, ये सारे सरकारी विभागों पर लागू होता है? बिल्कुल, सभी सरकारी विभागों कोई पे ऐसा विभाग है जिस पे लागू नहीं होता? ये सभी सरकारी विभागों पे और सरकारी मान्यता प्राप्त विभागों पे, ऑटोनमस बॉडी पे, ये सब पे लागू होता है। चाहे वो सीएम का ऑफिस से क्यों ना हो, बिल्कुल, चाहे पुलिस हो या और भी कोई भी डिपार्टमेंट हो। लेकिन इसमें भी जो है, कई बार आपने जैसे बताया कि एक 10 रुपए का पोस्ट जो है, स्टाम्प जो है लगाकर आपको एक वो एप्लीकेशन देनी पड़ती थी, लेकिन उसका जवाब नहीं मिलता था। नहीं मिलता है तो उसका सिस्टम होता है कि अगर 30 दिन में अगर उसका रिप्लाई नहीं आता है तो उसके ऊपर उसका अपीलेंट अथॉरिटी होती है उसी डिपार्टमेंट में। आपको उसके पास
अप्लाई करना होता है कि मेरा ये दिया। और नॉर्मली आजकल इस चीज को थोड़ा सा सीरियस लेते हैं, क्योंकि अब इस आयोग, दौर में सूचना आयोग तक इसका पूरा सिस्टम है, सूचना आयोग तक इसमें कार्रवाई होती है। तो आरटीआई पे आप कोई भी इंटीमेशन मांगेंगे तो लगभग सभी जगह आपको और अब तो ऐसा कर दिया कि अगर उसके विभाग की जानकारी और संबंधित नहीं है और आपने गलत भी दे दी उसको, तो उसकी जिम्मेदारी है कि संबंधित विभाग को भेजे और वो आपको सूचित करेगा आपका केस वहाँ का था और वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो लेकिन इस सब प्रोसेस में कहीं ना कहीं डिले बहुत हो जाता है। हाँ, ये तो देखो सब सिस्टम में कई बार रिकॉर्ड नहीं मिलता है, प्रॉपर चीजें नहीं होती है कई बार, क्योंकि इसमें पेनल्टी इम्पोज होती है। अगर सूचना देने में डिले करते हैं तो जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उसके ऊपर व्यक्तिगत वो पेनल्टी का प्रावधान है, इसलिए कोताही नहीं होती है। व्यक्तिगत पेनल्टी में आपने जो बात करी, तो क्या उसमें जेल की सजा का भी प्रावधान तक है? बिल्कुल है, आपको उसमें पेनल्टी तो है ही है। वो पेनल्टी जो लगना, आपका पॉकेट से पैसे देना उसमें अगर डिले हुआ तो वो एक तरह से आपके पेनलाइज ही है। तो इसमें कोई करता नहीं है आजकल। ये चीज तो तयशुदा है कि आपने अगर अप्लाई किया है और इंटीमेशन के लिए उनके पास में रिकॉर्ड अवेलेबल है तो 30 दिन में आपको अवेलेबल करा देंगे। तो और उसकी जेरोक्स की जो भी चार्जेस होता है वो आपको इंटीमेट कर देगा, भाई इतना पैसा आप जमा करा दीजिए, आपको मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन देने के बाद क्या वहाँ से कोई एक रसीद मिलती थी? नहीं, बिल्कुल मिलती है आपको। आरटीआई में जो भी आप अप्लाई करते हैं तो आपको एक रसीद आपको देंगे वो कि आपकी इस तारीख को ये एप्लीकेशन आई है और इस पर कार्रवाई हो रही है। ये कानून जो आपने बताया कि 2000 में लागू हुआ था, तो 24 साल हो गए, लेकिन अब जो है डिजिटल का जमाना है पूरा। डिजिटल में किस तरह से बदलाव आया? क्या आरटीआई जो है अब डिजिटल पे है? आरटीआई देखिए, आपको उस समय भी सीडी पे भी अगर कोई रिकॉर्ड आपका सीडी में है तो सीडी प्रोवाइड करनी होती थी, इलेक्ट्रॉनिक में तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोवाइड करना पड़ता था। अगर डॉक्यूमेंट्स हैं तो डॉक्यूमेंट की कॉपी के हिसाब से आप ये डिजिटल होने से कोई आपके अधिकारों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो एप्लीकेशन जब ऑफिस में जाके और पोस्ट जो स्टाम्प लगा के करना पड़ता था, क्या वो डिजिटल है लागू अभी आज के तारीख में? नहीं, वो पोस्टल ऑर्डर का तो जो फीस है 10 रुपए, क्योंकि ये हर कोई आदमी बेयर कर सकता है, इसलिए नॉमिनल फीस रखी हुई है, हर एक के लिए एक ही फीस है। 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर के साथ लगा के और एप्लीकेशन देनी होती है और उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये जो लोग जा नहीं सकते किसी वजह से, कोई व्यक्ति हो सकता है डिसेबल्ड हो, तो क्या वो ऑनलाइन या और किसी ऑनलाइन हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, रजिस्टर्ड आईडी से भेज सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अन्य माध्यम से जो है बिल्कुल बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो बिल्कुल उन सब सोर्स से भेजे जा सकते हैं। आपको व्यक्तिगत आज मुझे जयपुर से लेनी है तो मुझे जयपुर जाने की जरूरत नहीं है, रजिस्टर्ड पोस्टल से मैं भेज दूंगा, रजिस्टर्ड आईडी से एडी मेरे पास डायरेक्ट जो है सरकारी वेबसाइट से आप जो है वैसे भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो आरटीआई यानी कि बात आपका कहना है कई सारे बदलाव आए, लोगों तक जानकारी पहुंचनी शुरू हुई, उनके एक अधिकार है। तो इन अधिकारों का आपने कहा कि लोगों ने गलत फायदा भी उठाया, सही फायदा कितने लोगों तक पहुंच पाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी इसमें बहुत सारी कमियां हैं। नहीं, देखिए आज भी कमियां हैं, आज भी लोगों को मालूम नहीं है। जिनको मालूम है उनको ये प्रोसेस करने में और वो अवॉइड करते हैं कि यार कौन जाएगा, क्या करेंगे, और जो बिल्कुल अवेयर हैं अपने राइट्स के बारे में वो करते हैं, आज भी करते हैं, मिलते हैं। मुझे अगर कोई इन्फॉर्मेशन निकलवानी है सरकारी तो मुझे वहाँ अथॉरिटी के पीछे उसको घूमने की जरूरत नहीं, मुझे तो सिर्फ एक जस्ट एप्लीकेशन लगानी है, 30 दिन में मेरे पास रिप्लाई आएगा। अच्छा, तो एक बेसिक उसका प्रोसेस बना हुआ है, उसको फॉलो करें तो आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इसके साथ में ही मेरा एक सोशल सेगमेंट चालू हो गया कि अपने प्रयास से अगर सरकारी योजनाएं जितनी भी है, सामाजिक सुरक्षा योजना होती है, ओल्ड एज, विडो, डिसेबल, लेडीज, आपके बच्चों के हिसाब से, एजुकेशन, मेडिकल, कई तरह की अपने नाम से फ्लैगशिप स्कीम्स अलग अलग गवर्नमेंट्स की होती है जी, चाहे कांग्रेस के समय हो चाहे बीजेपी के समय, उनके अपने अपने फ्लैगशिप सोशल डिपार्टमेंट, वेलफेयर डिपार्टमेंट से गवर्न होती है। तो उसके बारे में अगर हम किसी को बता दें तो नीडी व्यक्ति को उसका लाभ मिलता ही मिलता है।
और मैंने तो कई ऐसे कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जी। चाहे ओल्ड एज विडो डिसेबल पेंशन के लिए हो, चाहे स्कॉलरशिप्स के लिए हो, चाहे और कोई ऐसी एक्टिविटीज जिससे अगले को रिलीफ मिल जाए, क्योंकि प्रोसेस सबको मालूम नहीं होता। हम क्या आम बात कर आदमी के देते हैं लिए ये मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है। मैं आज आज की जो गवर्नमेंट की सिस्टम है कि भाई आपने योजनाएं बना दी, योजनाएं लागू कर दी, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंची, लोग और अच्छा पहुंच भी गई तो लोगों को पता नहीं प्रोसेस नहीं पता तो उसको अवेल नहीं कर पाते हैं। तो होना ये चाहिए कि ये योजना है, इस योजना को इस तरह से आपको अप्लाई करना है, इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होना है, इस तरह से बेनिफिशियरी होना है, और उसके लिए कोई न कोई एजेंसी, क्योंकि देखिए सरकारी विभागों में कई जगह काम वर्क प्रेशर होता है और कई जगह नेग्लिजेंसी होती है, तो आप उन पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रह के कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और कैंप्स लगा कुछ के उनको ऐसे रिलीफ पहुंचाने की एनजीओज के साथ में करके और एक्चुअल नीडी जिसके लिए वो योजना है उसको जब तक बेनिफिट नहीं मिलता तो कागजों में तो योजनाएं रहने से कोई मतलब ही नहीं। क्योंकि ज़्यादातर जो स्कीम्स हैं, योजनाएं जो है वो कागजों में दफन होकर रह जाती हैं, लोगों तक सही जानकारी सही समय पर नहीं पहुंच पाती है। बिल्कुल सर, सरकारी स्कीमों के बारे में आपने बताया, लेकिन इसमें ज़्यादातर यही रहा है हमेशा कि जो स्कीमें गवर्नमेंट लागू करती हैं, जिन लोगों के लिए लागू करती हैं उन तक पहुंच ही नहीं पाती है, और अगर पहुंच पाती है तो उनको शायद उनका लाभ नहीं मिलता है। कि जब तक उनको ये समझ आता है कि रजिस्ट्रेशन करना है या ये इसका प्रोसेस करना है, तब तक शायद एक्सपायरी डेट आ जाती है या समय चला जाता है। तो गवर्नमेंट कई बार एक्सटेंड भी करती है डेट्स वगैरह, लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी रह जाती है, कुछ जो है चीज़ें लोगों तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन आपने कई सारे स्कीम्स जो है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी, कैंप्स आप लगाते रहते हैं समय समय पर, और कई सारे एनजीओ से आप जुड़े हुए हैं, सरकारी डिपार्टमेंट से आप जुड़े हुए हैं। किस तरह से आपकी जो स्कीम्स हैं, जो एनजीओ की जो स्कीम रहती हैं लोगों की भलाई के लिए, वो किस तरह से काम करती हैं? सबके ये मेरे लिए प्लस था कि मैंने सरकारी विभाग में काम किया था, तो वहाँ के काम के तरीके पता थे, उसके बारे में कैसे लोगों को अवेयर करना, कैसे बेनिफिट दिलाना, और किस तरह से उनके केवल आप किसी को ये बता के कि ये मिलता है उससे काम नहीं होता, वो मिलता है और उसको दिलाना, दोनों में बहुत फर्क है। कैसे मिलेगा, तो उसके लिए अंडर वन रूफ आपको सारी फैसिलिटी करके और उसका काम करना, क्योंकि ज़्यादातर ये इसमें ये लोगों के लिए दिक्कत रही है कि पेपर वर्क पूरा नहीं है, लोग जाते थे भी डॉक्यूमेंट लेके कि आपका वो पेपर नहीं है, ये नहीं। यही मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जब डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होती है, एप्लीकेंट को नहीं मालूम होता है क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे चाहिए, क्या चाहिए। तो मैंने आपको भी कहा सरकार के साथ में एक एनजीओ की एजेंसी इस तरह से हो कि वो सारा फुलफिल कर दे, सारी एक्टिविटीज करवा दे, ताकि उसको जो चक्कर काटने पड़ते हैं सरकारी विभागों को नहीं काटने पड़े और उसका एक बार में फाइल ओके हो जाए। तो इसी दौर के चलते चलते मैं बोलता हूँ कि ये तो एक अलग चीज हुई। ट्रैफिक मैनेजमेंट कमेटी राजस्थान हाई कोर्ट से बनी हुई थी, जिसमें चेयरमैन डिविजनल कमिश्नर होता था, कलेक्टर, एसपी और आपके रेलवे, रोडवेज, पीएचडी, पीडब्ल्यूडी, जीडब्ल्यूडी, जितने भी पब्लिक डिपार्टमेंट सब उनके मेंबर्स होते थे। तो इत्तेफाक से मुझे भी वहाँ पे विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में मैं उनका भी मेंबर रहा हूँ। तो हम सारे पब्लिक रिलेटेड जो जितने भी प्रॉब्लम्स होते थे, जितने भी काम होते थे, उनके बारे में डिस्कशन करते थे। इवन दो भाई कौन से मार्केट की स्थिति ये है, उसको कैसे ट्रैफिक लेस करना चाहिए, किस तरह से मेन जो हार्ड रोड है उसके ऊपर अपने को ट्रैफिक लोड कैसे कम हो सकता है। तो आपको याद हो तो ये चांदसा तकिया वाली जो लिंक करती है सोस्ती गेट से जालूर गेट, जो अंदर की तरफ वाली, ये पहले कोई टाइम में मलबा था यहाँ पे। अच्छा। तो उस समय मैंने प्रस्ताव रखा था उस मीटिंग में कि जोधपुर की मेन हार्टलाइन के ऊपर जो प्रेशर है 4 व्हीलर और 2 व्हीलर का, अगर इसको लिंक कर दिया, इस एरिया को, यहाँ रोड बन जाती है और इसको सीधा जालूर गेट से लिंक कर दिया जाता है, तो सोस्ती गेट से जो रेलवे स्टेशन और जो मेन रोड है इसका ट्रैफिक कम होके जो जालूर गेट जिनको जाना है वो उस चांदसा तक वाली रोड का इस्तेमाल करेंगे। और वो क्लिक भी हुआ और वो रोड उस समय बन भी गई और आज भी
अब चल रही है। तो उससे आप काफी कुछ रोड पे इस पे ट्रैफिक पे तो काम आप जब करते हैं सरकारी एजेंसीज के पास में आपकी इच्छा शक्ति होती है और राइट डिसीजन होता है तो कहीं ना कहीं काम करने में सुगमता रहती है और उसके रिजल्ट आते हैं। और यही वजह है कि आप जो है सरकार के साथ जुड़ के, एनजीओ के साथ जुड़ के जो उनकी स्कीम्स हैं लोगों तक पहुंचाते हैं, कैंप के जरिए उनको राहत पहुंचाते हैं, क्योंकि स्कीम्स तो हर रोज बदलती रहती हैं, समय समय के हिसाब से गवर्नमेंट चेंज होती है तो स्कीमें भी बदल जाती हैं। तो आप इतने साल से ये करते हैं, एक तरह का कहीं ना कहीं सरकार के काम जो है कि डिजास्टर रहे हैं कि वो लागू तो कर देते हैं, स्कीम तो ले आते लेकिन लोगों तक नहीं ला पाते। देखिए आपने डिजास्टर सब जो काम में लिया इसमें मेरा बहुत बड़ा रोल या मेरा बहुत बड़ा इंटरेस्ट डिजास्टर को लेकर रहा है। हाँ। क्योंकि मैं पैनिक हुआ था उस समय जब मेहरानगढ़ हादसा हुआ था, जब जोधपुर का एक सबसे बुरा दिन, सबसे बुरा बात मैं कह सकता हूँ कि जिसमें सारे युवा चले गए, कई सारे युवाओं की मौत हो गई। सब युवा ही उसमें से ज्यादातर युवा 224 जो थे जो कैजुअलिटी हुई थी, तो उससे पूरा जोधपुर हिल गया था उस समय। बिल्कुल सर, याद है वो दिन की। पर वो हादसा हुआ उसमें मेरा कोई इतना ज्यादा उसके अंदर रोल नहीं था, पर उसके बाद में हम कई जगह उसकी शोक सभाएं हुई थी। एक शोक सभा में हम यहाँ हिजाइनस के इसके जो राजदादी जी हॉस्पिटल के सीईओ थे महेंद्र जी जाबर, शोक सभा में उनसे के साथ मिलना हुआ, तो उनके साथ में डिस्कशन होते हुए कोई रिलीफ प्लान के बारे में बातचीत हुई। तो उसका जब रिलीफ प्लान मैंने तैयार किया कि जितने भी ये विक्टिम्स थे उनके परिवार को किस तरह से क्या रिलीफ मिलनी चाहिए, लाभ पहुंचाया जा सकता है उनको। तो एक सर्वे करा के और एक हमारी पूरी एनजीओ की टीम लगी थी और डोर टू डोर सर्वे हुआ था और उस सर्वे के अकॉर्डिंग ये बताया कि इस घर की ये स्थिति है, ये कमाने वाले थे या एक कमाने वाला था वो चला गया या वो बड़ा बेटा था या जो स्थिति उसकी इकोनॉमिकल थी उसको हमने पूरा तैयार किया डेटा और फिर उसमें जावक साहब के साथ में इजाइनस की कोर टीम के साथ में डिस्कशन होके हमने जो रिलीफ प्लान तैयार किया था उसको इम्प्लीमेंट करने का पार्ट अदा किया। उसमें 50,000 रुपये का चेक, मेडिकल कार्ड राजदादी हॉस्पिटल में फ्री कराने का, एजुकेशन के लिए बच्चों के जो इनकी स्कूल चलती है और उसमें एम्प्लॉयमेंट के लिए स्कूल्स में या इनकी होटल्स में वगैरह, तो ऐसे करके एक अच्छा सा प्लान वो रिलीफ प्लान तैयार किया और फिर हिजाइनस को लेके पूरे लवाजमे के साथ एक एक घर पे जाके और वहाँ का सर्वे फॉर्म उनको बताते भी इसमें ये थे वो था, एक ही जगह एक ही बच्चा कमाने वाला था वो चला गया या पीछे ये स्थिति है, फिर वो डिजाइनर्स उनको वो चेक और वो सारी चीज़ें देते। तो कहीं न कहीं एक डिजास्टर को लेके और उस समय लगा था कि आपकी ये सोशल एक्टिविटीज़ के साथ में इस समय भी एक कोई न कोई आपका एक ऐसा प्लान होना चाहिए जो ऐसे मौके पे काम करे। आपने बताया कि उनके डिजास्टर जो एक हादसा रहा सबसे बुरे दिन में से एक है, आपने कहा राहत के लिए कई सारी उनके लिए सुविधाएं दी गई, आपने एक पूरा प्लान बनाया। किस तरह से वो प्लान था, मतलब क्या था उस प्लान में कि लोगों को राहत पहुंचे? कि देखिए जब एक परिवार में क्या जरूरत होती है, फाइनेंशियली पोजीशन खराब होती है जी, बच्चों की पढ़ाई की दिक्कत आती है पीछे, बिल्कुल, या बहन शादी के लायक है और वो कमाना वाना चला गया है, तो उस समय 2-3 शादियां के चेक भी हम लोग देके आए थे जी, जब हुई थी, जिनके तो मेडिकल की जरूरत होती है तो मेडिकल के अंदर अपन उनको मेडिकल कार्ड बना के और राजदादी हॉस्पिटल इलाज के लिए जी, तो ऐसे करके देखिए हालांकि हम कोई भी उसकी पूर्ति नहीं कर पाते पर जो भी एक रिलीफ प्लान इंस्टेंट जरूरत थी। अब कोई नहीं बचा, 2 पेरेंट्स ही बच गए, तो उनकी तीर्थ यात्रा जैसी चीज के लिए भी हमने उसमें प्लान किया था। अच्छा,
तो हर छोटी छोटी चीज को उसमें ध्यान रख के और वो काम किया था। जिसकी जरूरत के हिसाब से भाई इसको क्या है। और डिजास्टर तो ये तो चलो एक बड़ी चीज हुई। उसके बाद में मैंने जब प्रकाश राज जी पुरोहित थे 19 में, तो उस समय मैंने और एक उस समय दिया था एक रिप्रेजेंटेशन मैंने मैं हमारी ऑल इंडिया जनरल फेडरेशन पे कि साहब इतने बड़े बड़े कार्यक्रम जहाँ होते हैं, चाहे वो मेहरानगढ़ चामुंडा मंदिर हो, चाहे ओसिया माता मंदिर हो, चाहे बड़ी बड़ी एग्जीबिशन जहाँ लगती है, मॉल्स हैं, पब्लिक की गैदरिंग बहुत ज्यादा गैदरिंग यूज होती है, रोज होती है, वहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स कुछ भी नहीं है जी। और जब हादसा होने के बाद हम चेतते हैं, मेहरानगढ़ हादसे के बाद में भी किसी ने ये सुध नहीं ली कि भाई ऐसी जगहों पे सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स को पहले से ही जो है इंतजाम इस तरह से किए जाए ताकि वो उस भीड़ को मैनेज किया जा सके, तो उसमें जान माल की कोई हानि नहीं हो। सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स जो होने चाहिए। तब प्रकाश राज जी पुरोहित साहब भी बहुत इस मामले में पैनिक हुए और उन्होंने इमीडिएट जो है 10 डिपार्टमेंट जो सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स से थे, उसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मेडिकल डिपार्टमेंट, पीएचडी, पीडब्ल्यूडी, टूरिज्म, देवस्थान, इस तरह से 10 मैन डिपार्टमेंट जिनको एक सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स के लिए सारा सिविल डिफेंस, उन सब के साथ में टीम बना के और हम गए मेहरानगढ़ चामुंडा मंदिर तक। पूरे वहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स, फायर फाइटर्स, इलेक्ट्रिक लाइन, ये वो कई चीज़ों का हमने रीसर्वे किया। ओसिया माता जी मंदिर गए, वहाँ पे भी हमने पूरा उसका सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स में जो जो कमियां थी कि गैस के सिलेंडर वहाँ पड़े हैं और उसका कोई भी वहाँ जल भी रहे, कोई हाँ, तो इनफ्लेमेबल चीजें हैं, आपका अगर कनेक्शन लूज चल रहे हैं तो किसी समय भी वो स्पार्किंग होके वो जल सकते हैं। तो ऐसे सारी इनको वो सारा पूरा सर्वे करके और उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करके और क्लर्क साहब के थ्रू उन दोनों जगहों पे उनके ट्रस्टियों को भेजा, कभी ये पालना करके सुनिश्चित है। हालांकि उस समय हमारा पूरे जोधपुर में ये सारा प्लान करने का था और मैंने आपको बताया ना, ब्यूरोक्रेसी में ट्रांसफर हो जाती है और क्लर्क साहब की ट्रांसफर हो गई, नए जो आते हैं उसके बाद में वो कितना पेन लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, कितना वो करना चाह रहे हैं और उस चीज को समझ पाते हैं कि उनको ये लगता है कि और प्रकाश राज जी पुरोहित के समय तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का ये लाल बहादुर शास्त्री ये कुछ इनका एक डिपार्टमेंट के साथ में और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन साथ में बैठ के जोधपुर का डिजास्टर प्लान भी नहीं बना हुआ था। वो हम लोग सारे डिपार्टमेंट्स के 3 दिन में सारा सब बैठ के और उसका तो उसमें भी मुझे मौका मिला और कई चीजें उसमें प्लान में हमने बिल्ड करे। तो ये भी एक मेरे लिए सीखने की बात थी और कुछ चीजें इम्प्लीमेंट कराने का मौका भी मिला। ये आपने बताया कई सारे जो मुख्य मंदिर हैं जोधपुर के क्षेत्र में जहाँ बहुत भीड़ पड़ती है मंदिरों में, तो आपके सर्वे के बाद किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया? क्या जो आपने एक प्लान बनाया था कि इतनी सेफ्टी और ये इक्विपमेंट्स और ये होने चाहिए, क्या वो उस तरह से उतना लागू हो पाया? देखिए नहीं हो पाता है। एक्चुअली क्या होता है कि आज भी मैं चाहता हूँ, भले ही उस समय नहीं हो पाया, आज भी प्रशासन अगर इस बात को सुध ले, क्योंकि बड़े बड़े आयोजन कराने आसान है पर आयोजकों को ये मालूम नहीं है कि हम जो भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, चाहे रैली के नाम पे कर रहे हैं, चाहे एग्जीबिशन के नाम पे कर रहे हैं, चाहे मॉल के नाम पे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चाहे मंदिरों में या धार्मिक कार्यक्रमों में पब्लिक की गैदरिंग जहाँ होती है वहाँ उसकी लाइफ सेविंग के सेफ्टी मेजर्स कुछ नहीं है, ना आयोजक करते हैं, ना सरकारें और ना ही डिपार्टमेंट उसकी सुध लेते हैं। होना ये चाहिए कि वहाँ पे अगर आपकी कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपकी वहाँ क्या व्यवस्था है, आपके पास में वहाँ जहाँ गैदरिंग है वहाँ फायर फाइटर्स है कि नहीं, वहाँ फर्स्ट एड बॉक्स है कि नहीं, वहाँ एम्बुलेंस है कि नहीं है, वहाँ फायर ब्रिगेड है कि नहीं है, वहाँ पे मिट्टी के टैंकर और पानी का टैंकर है कि नहीं। मिट्टी का टैंकर इसलिए कि अगर
इलेक्ट्रिक कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, वहां पानी काम नहीं आता, इलेक्ट्रिक काम है। फायर फाइटर्स लगा लिया आपने, लगे हुए हैं बरसों से, उसको किसी ने देखा ही नहीं, तो जब जरूरत पड़ती है तो वो काम ही नहीं करता है। तो लूज अगर आपकी इलेक्ट्रिक लाइन है, वो अगर टूट के गिर जाती है, या कोई भी ऐसा आपकी भगदड़ होगी, और आपने गेट के अगर 4 गेट भी हैं और आपने उसको प्रॉपर तरीके से बंद करके चाबी 4 लोगों को नहीं दी, कभी ऐसा कोई हैपनिंग होती है, आपको दरवाजे खोलने तो फिर खत्म है। तो ये सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स की एक अलग से, मैं तो कह रहा हूँ कि सिविल डिफेंस के साथ में, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में एक ऐसी कमेटी फॉर्म होनी चाहिए जो ये बात देखे कि जो भी बड़ी आयोजन कर रहे हैं, उन बड़े आयोजनों के करने से पहले वो इन सब नॉर्म्स को पहले चेक करें और उसके बाद में परमिशन दें किसी भी प्रकार का इस तरह का आयोजन करने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं आयोजक, प्रायोजक और डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट, इन सब के कोऑर्डिनेशन से सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स को प्रॉपर करके किसी भी बड़े हादसे को रोका जा सकता है। अभी भी थोड़े दिन पहले बहुत बड़ा हादसा हुआ था बाहर कहीं, उनसे भी हम सीख नहीं लेते हैं भी। और जब जब ऐसे हादसे होते हैं तो मेरे मन में एक बड़ा वो बेचैनी होती है कि हम क्या कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम जोधपुर में कर रहे हैं और उसमें हमारे पास नहीं सेफ्टी पे ध्यान नहीं दे। बिल्कुल सर, ये एक बहुत अहम मुद्दा है, लेकिन अब वही है कि सर काम करते 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 लोग सीखते सीखते समझ पा रहे हैं। सर आपने बताया कि डिज़ास्टर आपका एक कहीं ना कहीं फेवरेट टॉपिक रहा है, इसके बारे में आपने बहुत सारी रिसर्च करी और सर्वे किए अलग अलग जहाँ हादसे रहे हैं, हुए हैं, इस तरह से शहरों में होते रहते हैं, अलग अलग शहरों में छोटे बड़े हर तरह के। लेकिन साल 2020 वो दौर था जब पूरी दुनिया एक कोरोना जैसी बीमारी से जूझ रही थी, एक अलग तरह की महामारी थी जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। क्या था उस दौर में जब लोग जो हैं घर वालों से नहीं मिल रहे थे, एक घर में रहते हुए अलग अलग रूम में रहते थे, लेकिन आप जो है उस दौर में भी बाहर जाके लोगों के लिए कैंप्स, राहत कैंप कर रहे थे। कैसे ये प्रेरणा मिली और क्यों ऐसा लगा कि यार ये करना चाहिए? मैं आपको बताया कि डिजास्टर पे काम करते करते मेरे को ये लगा था कि ये एक ऐसा समय होता है जिस समय लोगों को एक दरकार होती है वाकई रिलीफ की। कोरोना का क्रूर काल मैं जीवन भर भूल नहीं सकता। जिस तरीके से वैश्विक महामारी के रूप में ये फैला और जिस तरह से लॉकडाउन हुआ 23 मार्च को, ये मेरा एक सौभाग्य रहा कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में मेरा एक अच्छा हमेशा ट्यूनिंग रही है। तो कभी भी ऐसी रिक्वायरमेंट आते ही कॉल आ जाता है। उस दिन भी 23 मार्च की रात को महिपाल जी भारद्वाज डीएम साहब को फोन आया था कि जैन साहब कहाँ है। मैंने कहा मैं घर पे हूँ, क्या ऑफिस आ सकते हैं? कभी पुलिस वाला नहीं रोकता तो मैं आ जाऊँगा। गया मैं वहाँ, तो वहाँ वॉर रूम में सारे अथॉरिटीज बैठे थे, सभी डिपार्टमेंट डीएम साहब बैठे थे, नगर निगम सीओ जिला परिषद डीएसओ वगैरह सभी लोग बैठे थे। तो डिस्कशन हुआ भी कब लोगों में बंद हो गया सब और खाने के लाले पड़ रहे हैं और खाने के लिए लोग भूखे मर रहे हैं, अब उसका क्या किया जाए। तो ये वही राशन के पैकेट बनाने के और देने के अलावा और क्या है कि सब बंद है, कहाँ से लाना, क्या करना। तो मंडी खुलवानी पड़ेगी सर, जो अपनी जो बाजार मंडी है वो खुलवानी पड़ेगी। तो उसके लिए फिर वहाँ मंडी सेक्रेटरी जबर सिंह जी को बुलाया, कभी खोल के और सूखा सामान और वो कभी कल तक कम से कम 20,000 पैकेट बनने चाहिए, पर इतना इजी नहीं होता था। अब सब बंद में बहुत बड़ा नंबर है उसमें। अच्छा फिर ये आया कि देना क्या क्या है, तो मैंने सबकी से लिस्ट बनाई। कभी 10 किलो आटा, दाल, तेल, प्याज, आलू, मिर्च, मसाले, चाय, शक्कर, ये बेसिक्स जो एक
डेली यूज में जो जरूरत होती जो है, जिससे आम आदमी का एक जी। गुजारा हो सके एक तो बार वो के लिए। हमने रात में प्लान तैयार किया और लिस्ट बना के, और वो फिर दूसरे दिन से काम चालू हुआ। जितने भी पैकेट्स थोड़े बहुत बने, वो हमने, क्योंकि वहाँ पे भी सब बिजनेसमैन को पेमेंट तो करना होता है, और सारी परिस्थितियां जिस तरह से, तो संस्थाओं को मोटिवेट कर 5 लाख रुपए जीतो जोधपुर से वो चेक निगम कमिश्नर के नाम के लाके, और हमने पेमेंट वहाँ रिलीज करवाया मंडोर मंदिर में, और एक बार काम चालू करवाया। आपने जैसे भी मेंशन किया कि 23 मार्च की ये बात है, तो जो ये जिस दिन लॉकडाउन की घोषणा हुई थी 22 तो 22 आपका, को हुई हाँ, थी, तो 23 मार्च तो क्या 23 2020 को तुरंत ही जो है जो राशन की जो पैकेट्स हैं इनकी जरूरत आन पड़ी थी, क्योंकि आमतौर पर घरों में तो रहता है राशन, ऐसे जो रोज लाने रोज खाने वाले लोग जो हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में जो उनके रोज लिए लाके दिक्कत खाते होती हैं, है। या जो कच्ची स्ट्रीट बस्तियां हैं, ये कच्ची बस्तियां हैं, सड़क पे रहने वाले जो लोग बिल्कुल। हैं, तो ये उनके लिए कहीं ना कहीं एक राहत की। तो बात तो उस समय ये महामारी ऐसी थी कि उसका कोई सिर पूंछ कुछ नहीं था, कैसे डील विद करना किसी को, सब हम हवा में काम कर रहे थे। तो ज्यों ज्यों इसके बारे में गाइडलाइन आती गई, ज्यों ज्यों इसकी सीरियसनेस बढ़ती गई, उस अकॉर्डिंग सारी गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता था। तो जब हमने राशन के पैकेट्स बना दिए, और जब वो फील्ड में बांटने को गए, तो लोग ऊपर गिरने लगे। अब उसमें से पॉजिटिव कितने लोग ऊपर गिर रहे हैं, और दूसरे नेगेटिव लोग कितने हैं, तो उस मॉब में वो तो और स्प्रेड आउट होने की वो हो गई हालात। उसको फिर हमने रिव्यू किया, तो फिर हमने सजेशन दिया भी कि एक काम करते हैं, रेडी फूड का कोई न कोई, क्योंकि राशन देने के बाद गैस की प्रॉब्लम, पकाए किस पे, गैस कहाँ से लाके देंगे। तो रेडी फूड का प्लान किया, और रेडी फूड के प्लान के लिए कैसे आएगा, क्योंकि सब करते हैं कुछ ना कुछ। तो मैंने भी उस समय कई संस्थाओं को मोटिवेट किया, और लगभग 20-22 संस्थाओं, जैन समाज की संस्थाएं, उसमें हमारे पंजाबी समाज भी की संस्था भी शामिल थी। आप समझो कि रोज के पैकेट्स तैयार कराना, और उनको संकलन करवाना और डिस्ट्रीब्यूशन करवाना। तो ये दौर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अनिल जी व्यास थे, डिप्टी डायरेक्टर, उनके थ्रू सारा संकलन होता था। निगम के एक्शन लेवल की टीम थी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो सारे अपने टीम के थ्रू अलग अलग वार्ड में उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। तो ये पूरा प्लान कुछ नगर निगम ने खुद ने एक प्लांट किसी संस्था के साथ लगा के गौशाला में वो बनता था। तो फिर दिल्ली के पैकेट शुरू में कम हुए, पर धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और कारोबार बनता गया। तो मैंने करीब 20-22 संस्थाओं के सहयोग से करीब 4 लाख फूड पैकेट्स का काम उस समय किया, और उसमें का यही शेड्यूल था कि सुबह 9 बजे निगम जाना, निगम जाने के बाद में सारे अनिल जी व्यास डिप्टी डायरेक्टर के साथ में उनका संकलन करना, जहाँ जहाँ से भी फोन आता भी 500 पैकेट तैयार है, 200 पैकेट तैयार है, निगम की गाड़ियाँ भेज के मंगवाना। और फिर एक्सीडेंट लेवल की टीम थी, उनके थ्रू अलग अलग वार्ड में उनका जहाँ जहाँ से रिक्वायरमेंट थी डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इस दौर में फिर शाम को हम लोग वार रूम में बैठ के फिर रिव्यू करते, कभी कहाँ कहाँ से क्या आज कंप्लेंट आई है, कहाँ पे सप्लाई नहीं हुई है, कहीं खाना नहीं पहुंचा हो किसी को। तो वो हम फिर उसको कुछ इमरजेंसी से वो कोटा वो भी पूरा करते थे। कई फोन बार के मणिपुर के, मिजोरम के, ये जो यहाँ जोधपुर हॉस्टल में मेडिकल हॉस्टल में बच्चे रहते थे, जो जा नहीं पाए, यहीं फंस गए, तो उनके खाने की भी वो हुई। तो दिल्ली से कमिश्नर का जो उनका नोडल ऑफिसर थे, उनका फोन आता है एडीएम साहब के पास में, एडीएम साहब बताते होंगे सर यार यहाँ पे ये चीज जो है, तो उनको मेरी गाड़ी में सामान डाल के वहाँ पे उन लोगों तक पहुँचाना। मतलब ये एक दौर ऐसा था कि अच्छा, उसको एक तरफ तो ये सप्लाई के काम, फूड की सप्लाई के, दूसरा उससे बचाव के काम, दोनों ही जरूरी थे, दोनों जरूरी थे। और इसको कैसे 9 इंसिडेंट कमांडर उस समय जॉन बना के एडमिनिस्ट्रेशन में 9 इंसिडेंट जॉन बनाया, इंसिडेंट कमांडर अपॉइंट हुए, और उनको उसको स्प्रेड आउट करने से रोकने के लिए
सारे सेंटर्स बनाने पड़े आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए। तो जो क्वारंटाइन करने के लिए अलग से वो करना पड़ा, उनको आइसोलेट करने के लिए अलग व्यवस्थाएं करनी पड़ी। कहीं पे भी पॉजिटिव आते ही उसको पिकअप करना और उसको क्वारंटाइन करना, ये सब चीजें मैं कुछ सारा रोज की नई गाइडलाइन, उसके गाइडलाइन को फॉलो करना, मास्क का, डिस्टेंसिंग का, सैनिटाइजेशन का, कई चीजें उसके अंदर रोज। और तो उसमें जो जो गाइडलाइन आती कि आज ये नई गाइडलाइन है, तो मेरा एक समय उस समय रात को बुलेटिन चलता था कि भाई लोगों को अवेयर करना, लोगों में कॉन्फिडेंस लाना। उसमें भय और भ्रांति बहुत ज्यादा दो थी। इतनी ज्यादा थी कि भय से लोग घबरा रहे थे और भ्रांतियां कुछ भी, लोग ये अपने मर्जी से हाँ, कुछ भी गलत तो अफवाह फैला रहे हाँ, थे। तो जो गाइडलाइन आती थी और जो पॉजिटिव लोग उस समय आए थे, आज की डेटाज ये थे भाई कितना पॉजिटिव आए, अब तक कुल इतना पॉजिटिव है, इतना नेगेटिव हो गया, इतने की डेथ हो गई है, इतने सीरियस हैं, और आगे ये आपको इन इन चीज़ों की ध्यान रखना है। ये एक मिशन मेरा चलता था रात को 11-12, जब भी डीएमआरसी मेडिकल कॉलेज और एम्स के डाटा आ जाते थे क्लियरों से और रूम में, तो उसको कंसोलिडेट करके और सारी रिपोर्ट एक लोगों को डरे नहीं, केवल आप अवेयर रहे कि भाई ये इस तरह की महामारी है और इसमें आपको इस तरह से अगर कोई Precaution। सिम्टम्स हैं तो आप तुरंत आरटीपीसीआर टेस्ट कराएं। कई बार असिम्टोमेटिक भी बहुत तकलीफ का काम होते थे, तो उस समय सारी चीजें इस तरह की थी कि उसको मैनेज करना रोज का काम अलग अलग तरह से होता था। ये शुरुआती दौर तो जैसे जैसे निकला, फिर वैक्सीन का मामला आया तो वैक्सीनेशन भी उस समय लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, नहीं करा पाए। आरटीपीसीआर टेस्ट कराने से आदमी डरता था, खांसी जुकाम बुखार हो गया, लेकिन वो घर में किसी को बोलता नहीं, सबसे पहले तो अपना आप को बेवकूफ बनाता कि मैं अगर किसी को बोलूंगा तो मुझे अभी दिक्कत हो जाएगी। कहीं ना कहीं तो 2-4 दिन तो वो अपना आप को करता कि रात को एसी ऑन रह गया या ठंड लग गई, उससे हो रहा है, ये हो रहा है। फिर घर वालों को पता लगता तो वो उनको कहने नहीं, तो यूं करते 4-5 दिन वो निकाल देता, तब तक वो लंग्स तक वायरस पहुंच जाता। और लंग्स तक पहुंचने के बाद जब उसकी सैचुरेशन डाउन होती, ऑक्सीजन लेवल डाउन होता, तो फिर उसको लगता अब जो है, और वो आरटीपीसीआर टेस्ट कराते ही पॉजिटिव आता है। फिर उसको जैसी चाहे होम क्वारंटाइन करना है, चाहे आइसोलेट करना है, चाहे हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराना है। और आप देखो कि रोज के 200-300 फोन दिन भर में, रात भर में चलते रहते थे। किसी को बेड नहीं मिल रहा, किसी को दवाएं नहीं मिल रही, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, किसी को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा। तो वो सब चीजें मैनेज करना, किसी बाहर डेथ होगी, उसको बाहर जाना है, बाहर जाने के लिए परमिशन चाहिए, किसी को बाहर से अंदर आना है शहर में, क्योंकि पूरा शहर को ब्लॉक किया हुआ था उस समय। तो कई काम होते थे, कई तरह की चीजें होती थी, कई तरह की सप्लाई होती थी, कई इंडस्ट्रीज में लेबर भूखे मरती, तो उनके फोन आते, उनकी इंडस्ट्री वालों से, ऑनर से बात करके उनसे कहते भाई आपका लेबर, तो कई बार वो व्यवस्था करता, कई बार कहता नहीं सब व्यवस्था की हुई है। फिर भी लोगों की एक टेंडेंसी होती है भाई कि वो उस समय ये था कि भले वो खाद्य सामग्री तो भी उसकी जमाखोरी करे, तो ये सब चीजें भी उसमें होती थी। पर जब सेकंड वेव आई, उस समय हम सुबह से लेकर रात तक सारा ये चलता था। सेकंड वेव में जिस समय मौतों का तांडव जो हुआ, जिस तरह से लोग जो गए उस समय, और उसमें से मैं समझता हूँ कि आधे तो अपनी लापरवाही से, अगर आपको सिम्टम आते ही अगर आप आरटीपीसीआर टेस्ट करा के आप दवाई चालू कर देते हैं तो उसके कुछ नहीं होता, लेकिन लंग्स तक अगर वो पहुंच गए हैं वायरस और वो बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया है, तो उस समय उसका बचना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो हमने इसके लिए आरटीपीसीआर टेस्ट कैंप्स लगाए। अच्छा। जितने भी फैक्ट्रीज में मजदूर बाहर से माइग्रेट होके आए, उन सब की, क्योंकि स्प्रेड आउट कौन सुपर स्प्रेडर स्पेशलिटी के हिसाब से सुपर स्प्रेडर्स को हम ढूंढते,
कहाँ से सबसे ज्यादा फैल सकता तो है, कभी लोगों से आ सकता हाँ है। कभी ये लेबर कम्युनिटी जो बाहर से आई है, कहाँ से पता नहीं कितने लोग पॉजिटिव आए हैं, उसके सराउंडिंग में कितने लोग हैं। और पहले दौर में तो एक आदमी जब पॉजिटिव पकड़ा जाता था, उसकी पूरी चेन देखते थे कि ये किस किस से मिला, कैसे मिला, कब मिला, उन उन सबको ट्रेस करके और सबकी टेस्टिंग करानी होती थी। फिर धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस बढ़ी भाई आप अपना सेफ अपने के घर अपना वालों को सेफ ध्यान करने के रखिए लिए और बस आरटीपीसीआर टेस्ट आप जरूर जो करें। गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें उनको ताकि वो फॉलो सेफ रह करवाते, सकें। कैंप्स करते, अलग अलग कम्युनिटी में कैंप्स करते, अलग अलग फैक्ट्रीज में कैंप्स करते, अलग अलग मोहल्लों में कैंप्स करते। एरिया और वाइज भी होते आरटीपीसीआर टेस्ट में जो पॉजिटिव आते उनको हम क्वारंटाइन कराते। हैं। और वहाँ अपना बोरनाडा में भी इसका सेंटर बड़ा था, क्योंकि एमडीएम इंडस्ट्रियल एमजीएम। एरिया है इस हाँ वजह से थोड़ा डर सा एक तो रहता था। चेन ब्रेक करने का फिर काम हमने वो किया भी, कहीं से भी पॉजिटिव है तो उनकी चेन ब्रेक करने के लिए आसपास का सारा उनका आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना। राइट, टेस्ट करके और जो जो इफेक्टिव हैं तो उनको बिल्कुल क्वारंटीन करना। बिल्कुल। तो और ये उसके पूरा जो प्रोसेस है इस तरह से जो है सरकार और एनजीओ के साथ मिलकर आपने जो है गाइडलाइन के हिसाब से नहीं काम उसमें किया। देखिए सब एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सहयोग था, बिल्कुल। मेडिकल डिपार्टमेंट का पूरा सहयोग था, सीएमएचओ का पूरा सहयोग था, निगम का पूरा सहयोग था। और सबसे बड़ी बात है कि सारी संस्थाओं का जो एक ट्रस्ट था, और दूसरा 36 कौम के लोगों का जो ट्रस्ट था। आप देखो कि सेकंड वेव में जब सीरियस कोविड पेशेंट होता था उसको प्लाज्मा, लाइफ सेविंग प्लाज्मा की जरूरत पड़ती थी। तो मैं कलेक्टर साहब की मिशन जीवन रक्षा टीम में साथ था। तो प्लाज्मा अरेंज के लिए 9 इंसिडेंट कमांडर अलग अलग एरिया में अपना वो लोगों को मोटिवेट करके प्लाज्मा डोनेट कराने के लिए वो मिशन में लगे हुए थे। तो उसके लिए भी बहुत बड़ा काम किया कि 9 से 12 बजे तक सीएमएचओ से लिस्ट आती थी भी ये लोग पॉजिटिव थे, नेगेटिव हो गए, उनके 14 दिन बाद में, नेगेटिव होने के 14 दिन बाद ही एंटाइटल होते थे अच्छा, प्लाज्मा देने के लिए। एंटीबॉडी पहले नहीं हो सकता। हाँ एंटीबॉडी उस तब बनती थी। और उनकी लोगों को सर्च करना सिम्टम्स पे, जिनको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आए उनका एंटीबॉडी ज़्यादा पावरफुल होती थी। तो ऐसे लोगों को ट्रेस करना, उनको कांटेक्ट करना, 9 से 12 बजे तक वही काम करते थे भाई। उन लिस्टों में सीएमएचओ से जो लिस्ट है उनको कांटेक्ट करते, 100 लोगों को मोटिवेट करते, जब 4 लोग 3 लोग 4 लोग देने के लिए तैयार होते थे। पर ये एक रूटीन होके करीब करीब आप समझो कि उस समय 200-250 प्लाज्मा की व्यवस्था लोगों पर आके, और जो लाइफ सेविंग का काम हुआ। 250 जो प्लाज्मा आप कहते हैं अरेंज करना, ये रूटीन का था। बिल्कुल, प्लाज्मा को आप केवल ऐसे नहीं कि आपने किसी को फोन कर दिया रह गया, पहले तो आपने उसको मोटिवेट करके तैयार करना, उसके बाद में प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट आती है उसको फोन करके भाई मैं आपको घर लेना हूँ, या फिर वो कहने साहब हम आ जाएंगे, हम कहाँ आना है, तो एमडीएम ब्लड बैंक बुलाते हैं। एमडीएम ब्लड बैंक में उसका सबसे पहले ब्लड टेस्ट, मैं पहले खड़ा रहता रिसीव करने के लिए उसका, फिर ले जाता ब्लड बैंक में, उसका ब्लड टेस्ट होता, ब्लड टेस्ट में उसका सीबीसी रिपोर्ट्स वगैरह सब आती, वो ओके होती, देन उसके आगे प्रोसेस होता है, कोई एंटीबॉडी चेक होती है कि नहीं है तो किस लेवल की है। तो कई बार डेफर्ड यही हो जाता था, एंटीबॉडी नहीं मिलती थी, क्योंकि असिम्टोमेटिक में एंटीबॉडी मिलती नहीं थी, कम सिम्टम्स वाले में मिलती नहीं थी। तो जितना तेज बुखार आता है, जितने ज़्यादा होते उससे एंटीबॉडी बनती थी, और एंटीबॉडी मिलते ही हमको रिलीफ होती, चलो इसके पास है। पर फिर भी उसमें कई लिमिटेशंस होती थी, लेडी नहीं होनी चाहिए, लेडी है तो 50 किलो से वजन कम नहीं होना चाहिए, उम्र इतने साल होनी चाहिए, और उसका कुछ मतलब कई रूल्स थे, बैरियर्स थे, मेडिकल टर्म्स के कुछ हाँ रूल्स बहुत थे। बहुत उसके वो थे। पर वो जब गो थ्रू होके लास्ट में जब वो मिल जाता था, और उसके बाद में सब कुछ होता, सब कुछ मिल गया, लेकिन उसकी वैन नहीं मिलती, वैन नहीं मिलती, क्योंकि इसमें बड़ी वैन चाहिए होती है। एक ब्लड एक बार वो चेक करते हैं, उसमें से प्लाज्मा अलग होता है, फिर वापस ब्लड उसकी बॉडी में जाता है, तो उसमें उसकी वैन नहीं मिलने से भी डेफर्ड हो जाता था। पर उस दौर में प्लाज्मा देके कई लोगों की लाइफ सेविंग हुई, और आज भी वो लोग उनके याद करते हैं और याद उनका करते हैं, उनको जिनके फोन लिए आते राहत हैं पहुंचाएगी। कि नहीं ऐसा है। उस दौर में मुझे लगा था कि ये काम ईश्वर ही करा सकता है और अपन माध्यम है, लेकिन जिनकी लाइफ सेविंग हुई
उनके जज्बात और उनके जिस तरह से फोन और जिस तरह से मैसेज, ईश्वर उनको लंबी उम्र दे, बच गए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पर इस नेक काम के लिए, इस बड़े काम के लिए ईश्वर ने जो निमित्त किया है, मैं भूल नहीं सकता उस दौर को, क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई परिवार नहीं जिसका कोविड से, डेथ से वो लिंक नहीं रहे। कहीं न कहीं, क्योंकि हर कोई अलग अलग, कोई किसी घर में मौत हुई, कहीं खाने को नहीं था, और सबकी अलग अलग एक परेशानी रही कोविड की वजह से। तो ये बहुत बड़ा काम है, और जो आपने कोविड के टाइम में हजारों लोगों को जो है राहत पहुंचाई अपने कैंप और अपने सूचना के जरिए, सही जानकारी उन तक सही समय पर पहुंचाई। वो सब देखिए, सबने पैम्पलेट के माध्यम से, टीवी आर्टिस्ट और बॉलीवुड आर्टिस्ट के माध्यम से उनकी हमने सारी वो रिक्वेस्ट और सब वो लोगों को तक पहुंचाने, और इवन दो उनकी कोई भी रिक्वायरमेंट होती उनको फुलफिल करना। और 36 कौम के लोगों का जब ये दौर निकला और वैक्सीनेशन का जब दौर आया, वैक्सीनेशन में ये हालात थे कि कोई आदमी वैक्सीन लगाने को तैयार नहीं था। डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए जब था, जब शुरुआती दौर में बिल्कुल नहीं था, पर चूंकि वैक्सीन लगवाने के लिए सरकारी प्रेशर भी पूरा था कि भाई आप करें, तो डोर टू डोर के लिए एसी बस की रिक्वायरमेंट निगम कमिश्नर के एजेंसी सब एसी की बस चाहिए, तो जैन ट्रेवल्स से एसी बस मंगवा के और वो हमने डोर टू डोर चलवाई। जैन ट्रेवल्स वालों ने भी बहुत कोऑपरेट किया, उन्होंने अपनी बस, अपना ड्राइवर और महीना 1.5 महीने तक भेज किया, और डोर टू डोर हमने जब ये वैक्सीनेशन का किया। और सेकंड वेव में जब डेथ का वॉल्यूम देखने के बाद आम आदमी घबरा गया, और वैक्सीनेशन की तरफ एक ही था कि वैक्सीन के अलावा बचाव नहीं है। तो हालात ये हो गए कि गवर्नमेंट में स्लॉट मिलना बंद हो गया, क्योंकि वैक्सीन की कमी और लोगों का एक तरह से उमड़ जाना। उस वक्त फिर भरोसा बहुत लोगों को हो गया कि यार वैक्सीन ही एक बचाव का उपाय है, बाकी कुछ नहीं। तो वो दौर और ज्यादा खतरनाक था कि उसको मैनेज करना, क्योंकि स्लॉट जितने भी आए हैं उन सबको, कितने सेंटर्स होते थे जोधपुर जिले के अंदर, उन सब सेंटर्स पे वैक्सीन पहुंचानी और स्टाफ पहुंचाना, और वहाँ लोगों की जो स्लॉट में लाइनें लंबी लंबी लगी हुई हैं उनको निपटाना। तो इस फेज में भी CMHO डिपार्टमेंट का बहुत ट्रस्ट रहा, और मैंने जिला प्रशासन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट करके खूब कैंप ऑर्गेनाइज किए, और बड़ा प्राउड है कि इस काम के अंदर लगभग 2 लाख लोगों की वैक्सीन लगाने का ईश्वर ने जो अवसर दिया, ये बहुत बड़ा नंबर है जहाँ 2 लाख लोगों को राहत मिली। और हर व्यक्ति उसमें कोई कम्युनिटी बेस्ड नहीं था, और 36 कौम के लोगों के फोन, चाहे तो प्लाज्मा के लिए, चाहे वैक्सीनेशन के लिए, चाहे कोई राहत के लिए, कोई बेड के लिए, फूड पैकेट वगैरह कुछ भी हो सकता, एडमिशन के लिए हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद उनकी स्थिति की डॉक्टर से मिलने नहीं देते थे। और जब स्थिति के बारे में पूछते तो डॉक्टर से बात करके, तो डॉक्टर कहता हमेशा ये बहुत मुश्किल है बचना, फिर भी उसको घर वालों को सांत्वना देनी पड़ती थी, हिम्मत दिलानी पड़ती थी कि नहीं ठीक। पर मुझे मालूम होता जैसा डॉक्टर कहते थे कभी ये 10 में से ये 2 लोग वापस नहीं जाएंगे। तो वो, और मैं उस दौर के बारे में अब भी सोचता हूँ तो मेरे शरीर में एक अजीब सी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये मानवता किस कदर मरी थी। इसका अंदाजा कि आदमी को आदमी से दूर हो गया था, आदमी को आदमी देख के घबराता था कि कहीं ये कोविड पॉजिटिव तो नहीं, तो मिलने से डरते थे, हाथ मिलाना, गले मिलना तो दूर की कौड़ी हो गई थी, उसके आस पड़ोस में भी खड़े रहना में घबराहट होती थी। घर में बाप पॉजिटिव हो गया तो घर वाले, बेटे और सब घबराते थे, बेटा पॉजिटिव हो तो घर वाले, पेरेंट्स और दूसरे लोग घबराते थे।
और कहाँ तक क्या हुआ, इन आंखों से सब कुछ देखा मैंने। हॉस्पिटल के अंदर आदमी एडमिट है, उसका घर परिवार, बीवी बच्चे, यार दोस्त, रिश्तेदार, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन वैभव दौलत सब कुछ होते हुए वो अकेला हॉस्पिटल में पड़ा कोई है। भी साथ नहीं है। और सैचुरेशन डाउन होता है, उसको देख के और गया, और मैं गया, और अब मैं गया, और वो डिप्रेशन में चला भी। सब कुछ होते उसको अकेले जाना पड़ा। बात यहाँ खत्म नहीं हो रही, बात यहाँ से चालू हो रही। अच्छा। खत्म होने के बाद में दाह संस्कार जो एक बड़ा, उसका बॉडी पैक करनी, बॉडी पैक करवाने के लिए हॉस्पिटल फोन करना कि भाई आप बॉडी पैक करके कितने बजे देंगे। फिर फिंडल ओसवाल सोग्रासम में ही मशीन लगी हुई थी, वहाँ होता था, वहाँ फोन करके पूछना भी कितनी बॉडी आगे पड़ी है, कितने बजे का टाइम, वो टाइम। और उसके बाद में एम्बुलेंस की व्यवस्था जिसमें बॉडी वहां तक जाएगी। पहले शुरुआती दौर में घर नहीं जाती थी, हॉस्पिटल से सीधे शमशान जाती थी। शमशान। और उससे पहले तो निगम का स्टाफ भी करके आता था। जिस व्यक्ति ने जीवन में सब कुछ दिया हो और उसको कंधा भी नसीब नहीं हुआ, वो घर वालों को आखिरी बार देखना भी शायद नसीब नहीं हुआ। उस लिमिटेशंस के आगे की बात कि जब बॉडी देना कि भी एम्बुलेंस में ले जानी है, और 4 लोगों को घर वालों को अलाउ किया था, तो 4 लोग भी जाने में आनाकानी कौन जाए। और जाने के बाद में उसका चैन खोल के मुंह कंधा तो बहुत बात की बात है, मुंह देखना भी मुनासिब नहीं समझता। वहां से फिंडल हो गया, ना रोना, ना धोना, ना शोक सभा, ना उठाना, ना कुछ। किसी तरह के रिवाज जो रस्म रिवाज थे वो नहीं हो पाए। कुछ आदमी घर आया, उसको रोना धोना ये नहीं था, उसको दिक्कत ये थी कि उसके कारण से अब और कौन पॉजिटिव हो गया। उनकी सबकी टेस्टिंग पहले कराते, वो सारे जितने भी क्रियाक्रम की कोई बात नहीं होती, रोने धोने की बात नहीं होती। पहले जो है उनको जो उसके सराउंडिंग थे उनकी टेस्ट करने की बात होती। तो इस कोविड ने तो जितना सिखाना था आपको कि कुछ भी नहीं है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, आपका व्यवहारिक रूप से सब कुछ आपको अपनी औकात दिखा दी थी। आपके लिए सबसे बड़ी लर्निंग क्या थी इसमें, पूरा जो आपने काम किया 2 साल? बस मेरा तो यही था सब कि वैक्सीनेशन के दौर के बाद में एक और इश्यू आया था कि जिन लोगों की डेथ हो गई उनको एक सरकार से 1 लाख रुपए, स्टेट गवर्नमेंट से 50,000 रुपये डिजास्टर मैनेजमेंट से, और 1,500 रुपये सोशल वेलफेयर से मंथली पेंशन थी। लोगों को मालूम नहीं। मैंने कलेक्टर साहब इंद्रजीत सिंह जी थे, उनसे बात की। मैंने कहा साहब ये इस तरह की सुविधाएं उनको गवर्नमेंट से दी जा रही है और ये इस तरह का नोटिफिकेशन है, कहाँ है एजेंट साहब? मैंने कहा ये आपको मालूम है, मुझे मालूम है, लेकिन आम लोगों को नहीं मालूम। तो इसको तो कैसे करना है सर? ऐसा मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि लोगों को इसके ये पता भी लग जाएगी तो डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना उनको नहीं मालूम। मैं कैंप करता हूँ, मैंने 2 कैंप किए और करीब 550-600 फाइलें तैयार की उसके अंदर, जिनके घर में डेथ हो गई थी। विडो लेडी को 1,50,000 1,500 थे, और विडो लेडी अगर नहीं है, लेडी की डेथ हुई है, उसका हस्बैंड है या उसका बेटे हैं या जो भी है, तो उनको 50,000 रुपये डिजास्टर मैनेजमेंट से थे। तो वो करके और मैंने फाइलें तो तैयार कर दी, कलेक्टर साहब को दे भी दी। लेकिन उस समय तक ये फैसले नहीं हुए थे गवर्नमेंट से कि ऑनलाइन होना है, ऑफलाइन होना है। कभी तो कहा ऑफलाइन, तो ऑफलाइन दे दिया अपन ने, फिर कहा नहीं सभी तो ऑनलाइन होंगे। तो वो सारी फाइलें वहाँ से डिपार्टमेंट दोबारा जो है से राजीव गांधी सेवा केंद्र ले गए, ई मित्र पे, कभी इनको फीड कर, वो करने से पहले फिर अगेन ऑफलाइन,
सरकार को भी पता नहीं कैसे, फिर आ गया ऑनलाइन, उसके बाद में भी नहीं हुआ, फिर कहा नहीं सोशल वेलफेयर करेगा। फिर अनिल जी व्यास जो डिप्टी डायरेक्टर में, उनके साथ मैं काम कर रहा था, उनके साथ पूरा मिलके और उन सब फाइलों में कार्रवाई करवा के वो 500 550 जो केस तैयार कराए थे, उन सबको खाते में पैसे जमा होने तक का ये काम ईश्वर ने मौका दिया मेरे को, और ये काम किया। तो ये सारा जो सीन देखते हैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि भी दोबारा इस तरह का कोई महामारी का ये लोगों को मत दिखाना, क्योंकि इसको किस तरह से डील विद किया है संस्थाओं के लेवल पे, समाज के लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे, ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे, और लोगों की जो भावनाएं आहत हुई उससे लेके बहुत बड़ी महामारी के दौर से निकले हैं, बहुत कुछ खोया है हमने, अब और नहीं खोना चाहते। इसलिए अपना और अपनों की खुद की सेफ्टी आप खुद करें। कोविड के बाद में भी बॉडी में कई तरह की चीज़ें डेवलप हो रही है, ऐसा रोज हम अखबारों में देखते आ रहे हैं। उसमें भी मैंने एक आपको बताऊं, होल बॉडी चेकअप का एक मेरा प्लान चलता है। हम उसके बारे में अभी बात करने वाले थे कि मैंने पढ़ा था कहीं कि होल बॉडी चेकअप की आप बात कर रहे थे। आज के समय में सरकारी हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है, और जो अपर मिडिल क्लास है वो जाना शायद पसंद नहीं करता है, या भीड़ की वजह से उसको लगता है यार बहुत देर से नंबर आएगा, तो नहीं जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटलों में बीमारी की जो जांच है वो भी बहुत महंगी हो गई है। कई बार बड़ी बीमारी की जो जांचें हैं वो और महंगी होती, तो आम आदमी सोचता है कि अवॉइड करता है और नहीं करवाता है। उसको लेकर भी आपने कुछ कैंप्स किए, लोगों को जो है राहत पहुंचाने के लिए नॉमिनल प्राइसेस पे जो है बॉडी चेकअप्स शुरू करवाए। क्या है वो कैंप और किस तरह से आपको ये ख्याल आया कि यार ये करना चाहिए? हाँ प्रतीक जी, ऐसा है कि देखिए वैक्सीनेशन का दौर जब खत्म हुआ और उसमें भी कई चीजें ऐसी थी कि भी फुटपाथ पे जो भिखारी लोग बैठे हैं उनके कौन है, जिनके पास शायद आईडी प्रूफ नहीं है, साधन असमी नहीं है, बिहारी, बंगाली, झारखंडी, नेपाली, जो जितने भी लोग हैं इनके पास आईडी प्रूफ नहीं थे, तो उनको मेरी आईडी पे भी अलाउ किया था और मेरी आईडी पे सबके वैक्सीनेशन हुई थी। जैन साधु संतों की आईडी नहीं होती थी, उनकी भी मेरी आईडी पे लगती थी। और जो कोमा में है, मेंटल रिटार्टेड है, ओल्ड पर्सन है कि वो मूवमेंट नहीं कर सकते, फिजिकल ऑर्थोपेडिक केस हैं जो, तो उनको मैं घर पे स्टाफ को ले जाके और उनको वैक्सीनेशन करवाता था। तो ये एक ऐसा सारा इसमें जितने भी नवाचार जो करने थे मैंने हर लेवल पे CMHO बलवंत जी मंडा और कौशल जी दवे साहब थे, उनके साथ में सारे वो नवाचार करके रिलीव किया। जब ये फेज खत्म हुआ और लोगों में जिस तरह से एक था कि पोस्ट कोविड कई बीमारियां, शुगर, BP और कार्डिक अरेस्ट, कार्डिक अटैक, ये कई चीज़ें आने लगी। हालांकि मेरा ये आपने जो मेडिकल जो होल बॉडी चेकअप का आपने बताया, हालांकि मेरा पिछले 10 सालों से ये काम मैं कर रहा हूँ SRL लैब के साथ में और यहाँ बालाजी हॉस्पिटल के साथ में। उसमें पैथोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल सारी टेस्टिंग है, जिसमें किडनी, लीवर, हार्ट, कैंसर ये सब टेस्ट होते हैं। तो ये सारे टेस्ट में बहुत पैसा लगता है और मेरा एक मुख्य ऑब्जेक्ट है कि अर्ली डिटेक्शन। जैसे ही बीमारी का पता चले कोई तो उसका जो कैंसर अर्ली डिटेक्शन पे भी मैंने बहुत काम किया। ये ऐसी बीमारी है कि इसमें आदमी की कोई गारंटी नहीं है बचने की, और घर परिवार पूरा फाइनेंशियली तौर से इफेक्टेड हो जाता है। तो इस महंगा इलाज है, बहुत इसका महंगा इलाज है। तो इसको मैंने मिशन के रूप में लिया और महाराष्ट्र से एक ऐसी वैन आती है जिसके अंदर सारे इक्विपमेंट होते हैं, हाईटेक, सिर्फ सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी पूरी टेस्टिंग के कैंसर से रिलेटेड। तो वो उसमें
ईसीजी, एक्सरे, मेमोग्राफी, सोनोग्राफी, ये सारी चीज़ें, ओरल टेस्ट की और ब्लड टेस्ट की सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो महाराष्ट्र से हमारे ऑल इंडिया जैन माइटी फेडरेशन के प्लेटफॉर्म पे मैंने 2-3 बार यहाँ मंगवाई जोधपुर में, और उसमें हमने अलग अलग जगह पे कैंप्स किए और लोगों को अवेयर किया भी कि आपको लेडीज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर की, पर हमारी लिटरेट लेडीज भी अवेयर नहीं है, तो गाँवों की तो होने का सवाल ही नहीं। हमने बालेश्वर में, मेहरान, अपने ये जो आसपास की जितनी भी जगह इलाके हैं, हाँ, जोधपुर शहर के, उमेद भवन पैलेस में, महावीर पब्लिक स्कूल में, कई जगह इसके कैंप्स करके लोगों को उसमें टेस्ट करके, और एमडीएम में, इवन दो स्टेडियम में भी हमने, वसुंधरा जी गवर्नमेंट थी उस समय यहाँ एग्जीबिशन लगी थी गवर्नमेंट की, और उन्होंने वो डिमांड की थी उस वैन की, तो वो वैन मंगवा के हमने वहाँ पे भी वसुंधरा जी को दिखाया, हमने बताया कि इस तरह की राजस्थान में भी ये होनी चाहिए, ताकि गाँव में जहाँ सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटी नहीं है कैंसर की, हर आदमी को यहाँ जोधपुर आना पॉसिबल नहीं होता है, तो वो बहुत प्रभावित हुई थी और उन्होंने इंश्योर किया था कि मैंने कहा हम लोग इसको रन करेंगे, आप हमें ये बनवा के दो, पर ये सरकारें आती रहती जाती रहती है और सब चीज़ें बदलती रहती हैं। तो उस कैंसर डिटेक्शन में मेरा एक ही रोल रहता है। कई बार मैंने कैंप्स किए हैं, कई बार मैंने सेमिनार्स किए हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राजपुरोहित के साथ में, श्री राम हॉस्पिटल के साथ में, और लाइक नॉमिनल रेट्स पे मेमोग्राफी के लिए लेडीज को मोटिवेट करना, ताकि मेमोग्राफी और पैप स्मेयर 2 टेस्ट से उनका ब्रेस्ट कैंसर और यूट्रस कैंसर का डिटेक्शन जो है वो पता चल जाता है कि हो जाता था कि अर्ली डिटेक्शन में ऐसे ऐसे केसेस आए हैं कि कैंसर का अर्ली डिटेक्शन होने पे बॉम्बे गए तो वहाँ उनको डॉक्टर ने पूछा कि ये आपका क्या सिम्टम्स हुआ जो आपको ये सिम्टम्स लगे जो आपने टेस्ट करवा के, हमें कोई पता नहीं था, हमारे तो जैन साहब हमें मोटिवेट करते हैं और उन्होंने ये करवाया, अवेयरनेस के चलते तो मैंने ये टेस्ट करवाया। उन्होंने कहा कि आप समझो कि आपकी लाइफ सेविंग हो गई और आपकी ब्रेस्ट सेविंग हो गई और उनका इलाज हो गया और आज वो खुश है। तो ऐसे अर्ली डिटेक्शन जितने भी हैं, तो अब मेरा मेडिकल में फोकस एक ही है, आप अपना और अपने अपनों के प्रति जो है सचेत रहें, पोस्ट कोविड जो है आप अपना होल बॉडी चेकअप करवाते रहें, और एसआरएल से मैं पिछले 10 साल से कर रहा हूँ, उसमें अंदर ईसीजी, एक्सरे, सोनोग्राफी, इको, मेमोग्राफी, प्रोस्टेट, विटामिन डी, B12, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड, सारी 25 से 30 तरह की जांचें हैं, बहुत ज्यादा है, 25-30 से भी बहुत ज्यादा है। उसमें एक लेमैन को जितनी दरकार होती है टेस्टिंग वो सब ही आ जाती है इसके अंदर। उसमें पैथोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल दोनों ही हैं। आमतौर पे पैथोलॉजिकल टेस्ट ही होते हैं, रेडियोलॉजिकल नहीं होते हैं। अपने इसमें रेडियोलॉजी में भी सारे टेस्ट होते हैं, पैथोलॉजी भी होते हैं, और मेल की टेस्ट 14,000 रुपये MRP की, फीमेल की 16,000 की और कपल की 30,000 की है, जो हम 3,000 रुपये मेल, 3,500 रुपये फीमेल और 6,000 रुपये कपल ये टेस्ट कराते हैं, और टेस्ट रिपोर्ट के लिए फिजिशियन कंसल्टेंसी भी साथ में रखते हैं, ताकि उसमें कोई भी अर्ली डिटेक्ट होता है, चाहे किडनी, लीवर, किसी भी प्रकार की बीमारी को, किसी भी तरह की, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आपको तो कुछ नहीं तो शुगर ही निकलेगी, बीपी निकल जाएगी, थायराइड डिटेक्ट हो जाएगा, मतलब आपके स्टोन डिटेक्ट हो जाएगा। तो ये छोटी मोटी चीजें भी अगर आपकी होती है और आपको पहले चेतावनी हो जाती है, साल में एक बार कराने से, पिछली बार मेरे ये पैरामीटर्स थे और ये पैरामीटर्स अब बदले हैं या ये हो रहा है, तो इसको मैं प्रिकॉशन से कैसे रोक सकता हूँ? हो गया तो अर्ली डिटेक्ट हो भी गया तो मैं मेडिसिन से कैसे रोक सकता हूँ? तो ये एक हेल्थ को लेके मैं बहुत पैनिक रहता हूँ, चाहे वो कैंसर हो, चाहे एक नॉर्मल बीमारी हो। तो इसलिए आपने जो है इतनी जो महंगी जो जांचें हैं, जो आप कह रहे हो कि कपल की अगर बात करें तो 30,000 तक चली जाती है, लेकिन 6,000 रुपये में आप जो है 6,000, मात्र 6,000 रुपये में वो जांचें लोगों तक पहुंचाते हैं, उनको जागरूक करते हैं। आपने बताया कि आप वैन मंगवाते हैं बाहर से जो हाईटेक टेक्नोलॉजी से बनी हुई है, तो वो भी जो जांच आप करवाते हैं वो सारे क्या निःशुल्क होते हैं? वो जो कैंप्स आप लगाते हैं वो जो वैन के थ्रू जांच, वैन वाले कैंप सब निःशुल्क होते हैं जी, और ये एसआरएल के साथ में बिल्कुल सब्सिडाइज रेट है, एकदम 20 पैसे में
20 पैसे। मतलब 1 रुपया जहाँ रेट है वो 20 पैसे में लगभग काम हो रहा है। और अब तक 5,000 लोगों की होल बॉडी चेकअप हो चुकी है और पाली से 1,000 लोग आके करा चुके हैं। तो कहीं न कहीं ये एक सेटिस्फेक्शन मन को है कि उनको कोई न कोई अगर बीमारी डिटेक्ट भी हुई है या अर्ली स्टेज पे हुई है तो उसका ट्रीटमेंट और प्रिकॉशन से उसका ठीक होना संभव है। ये जांचें निम्न दरों पर जो है आप उपलब्ध करवाते हैं, आगे किस तरह से ये काम और जारी रहेगा और इसमें क्या बदलाव आने वाले हैं? और देखिए सब ये मैं पिछले 10 सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ और SRL जो अब एजिलस हो गया है कंपनी का नाम, उनके भी जो एडमिनिस्ट्रेटर और जो लोग हैं और यहाँ बालाजी हॉस्पिटल के TP शर्मा जी और तेजस्वी जो है ये पूरा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और इनको भी लगता है कि निस्वार्थ रूप से ये जो काम हो रहा है कहीं न कहीं लोगों की हेल्थ को अवेयर करके और हम उनके लिए अच्छा कर रहे हैं। और बाकी तो पूरा मेडिकल का जिस तरह से व्यावसायीकरण हो रखा है हम सभी जानते हैं। तो मेरा तो यही रहेगा कि 20 साल में एक बार आप अपने आप की जांच जरूर कराएं ताकि अर्ली स्टेज पे कोई भी चीज़ को रोका जा सके। बिल्कुल सर, बहुत एक नेक काम कह सकते हैं, अच्छा काम आप कर रहे हैं और सालों से करते आ रहे हैं। इसी काम के चलते आपको 50 जो हैं, हजारों जो हैं, शायद लोग कहते हैं आपके ऊपर विश्वास करते हैं, आपको प्रेम देते हैं और कहते हैं निस्वार्थ आप उनके लिए काम करते हैं तो उनका भी एक भरोसा बना रहता है। और इसी काम के चलते आपको जो है हजारों जगह जो है सम्मानित किया गया, चाहे वो अपने समाज से हो, चाहे किसी और समाज से हो, प्रशासन से हो, राज्य सरकार से हो। हर बार हर साल आपको कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पे बुला के, और ये जब यात्रा शुरू हुई तो आपने कहा हमेशा मोटिव यही रहा कि लोगों के लिए काम करना है। इन लोगों के लिए काम करने की प्रेरणा वो कहाँ से मिली, वो कैसे आई? देखिए सब मैं हमेशा कहता हूँ कि सेवा का कोई क्षेत्र नहीं होता और सेवा की कोई सीमा नहीं होती और सेवा इतनी विस्तृत है कि आप उसके काबिल भी नहीं। अच्छा, हम सेवा नहीं करते, ईश्वर की कृपा होती है, वो ईश्वर ही सब कुछ करता है। हमें तो केवल निमित्त मात्र ईश्वर ने किया है और उस निमित्त करने के लिए ईश्वर को साष्टांग प्रणाम है कि उन्होंने इस काम के लिए शायद मुझे निमित्त किया। तो जितना संभव हो सके, देखिए सम्मान या प्रशंसा ये अपनी जगह पे अच्छे शब्द हो सकते हैं, चाहे राज्य स्तर पे सरकार ने दिया हो, चाहे संस्थाओं ने, चाहे समाज ने, पर उससे बड़ा है मेरे लिए जो 36 कौम के लोगों को जो एक ट्रस्ट है मेरे को, और उस ट्रस्ट पे मैं कुछ कर पाने में सक्षम हो सकूं। मेरी थोड़ी सी भी शिथिलता अगर किसी के निराशा का कारण बनती है तो शायद मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाता। सुकून सबसे बड़ी चीज है और वो मुझे इस कोविड काल के 3 सालों के दौर में जिस तरह से मिला, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है अब मेरी, किसी तरह की महत्वाकांक्षा नहीं है। ईश्वर ने जो ये जीवन दिया, ईश्वर ने इसको काम में लिया, काम के लिए मुझे माध्यम मेरे शरीर को बनाया, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, इससे बड़ा सुकून मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हर काम में ईश्वर की कृपा रही, सफलता मिलती रही, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे प्राइवेट नौकरी हो, चाहे समाज सेवा का काम हो, लोग आपसे प्रेम करते हैं, यही सबसे बड़ा मुझे लगता है कि अवार्ड है शायद। बिल्कुल, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। लोगों का स्नेह ऐसे ही बना रहे, मुझे ईश्वर वैसी ही मुझे ताकत देता रहे और मेरी मानसिकता भी वैसे ही बनाए ही रखे कि मैं किसी के काम आ सकूं। ये मेरा बचपन का सपना था
जो ईश्वर ने मुझे साकार करने के लिए ये स्टेप बाय स्टेप मुझे इसके काबिल बनाया। और मेरा प्रयास ही रहेगा कि मैं अविराम लोगों की सेवा करते इसकी पूजा, चाहे अर्चना, चाहे अजान, चाहे आरती, चाहे पैसन, सब कुछ मेरे लिए यही है। और इसी को मैंने सब कुछ माना है कि मैं हर वक्त अंतिम सांस तक इस काम के लिए तत्पर रहूं और लोगों के विश्वास पे खरा उतरूं। आपके लिए सफलता का मतलब क्या है? जो आपने काम किया वो एक सफलता है आपके लिए, आपके जीवन की? देखिए, मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ, मैंने कोई काम नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात कि जो भी सफलता शब्द में परिणति हो रही है उसके पीछे अगर मैं मुड़ के देखता हूँ तो मेरे घर परिवार, बीवी, बच्चे, यार दोस्त, रिश्तेदार, सराउंडिंग, समाज, प्रशासन, निगम, मीडिया और जितने भी लोगों का मेरे पे विश्वास रहा, उनका संबल रहा और उनका कोऑपरेशन रहा, इस बिना पे ही मैं ये सफर तय कर पाया। और चाहे निगम प्रशासन हो, चाहे चिकित्सा प्रशासन हो, चाहे कोई भी अलग-अलग एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो, सबने अपनी तरफ से पूरा सम्मान और सब मुझे दिया है हर तरह से, प्रशंसा पत्र के नाम पे चाहे कैसे ही। पर सबसे बड़ा एक ही चीज़ है कि इन सब लोगों का, इन सब डिपार्टमेंट्स का, 36 कौम का जो ट्रस्ट में हासिल कर पाया, वो मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है और वो हमेशा मेरे जीवन की पूंजी रही। बहुत कुछ जाना हमने आपसे आज, बहुत कुछ सीखा है मैंने पर्सनली कि निस्वार्थ कोई काम किया जाए तो उसका सुकून ही एक अलग होता है, उसका महत्व ही अलग हो जाता है। तो थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए, और हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसे ही स्वस्थ रहें और लोगों के लिए काम करते रहें। जो आपकी इच्छा है कि आप अविराम लोगों के लिए तत्पर रहें हमेशा। तो हम यही आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आप और अच्छा काम करते रहें। बिल्कुल सर, आपका ये स्नेह हमेशा बना रहे और आपके माध्यम से हम इन लोगों तक पहुंच के और जो भी हम कर पाए, हमारे आपके जितने भी श्रोता हैं उन सब के लिए, उनकी कसौटी पे खरा उतरने के लिए बिल्कुल मुझे हमेशा ईश्वर सामर्थ्य दे, शक्ति दे और आप सबका स्नेह दे। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।